डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा था, द ट्रू पर्पस ऑफ एजुकेशन इज नॉट मेरेली टू इम्पार्ट नॉलेज बट टू टीच द आर्ट ऑफ लिविंग। अर्थात शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान देना नहीं है, बल्कि जीवन जीने की कला भी सिखानी है। और यही तो है राड़ी समाज की सोच और परंपरा जो हमें गहराई से जोड़ती है। राड़ी समाज की पहचान सदियों से कलम, विद्या और विचार की रही है। हमारे पूर्वजों ने शिक्षा को केवल नौकरी पाने का साधन नहीं, बल्कि न्याय, नीति और नीतिगत निर्माण का जरिया बनाया। उन्होंने ज्ञान को संस्कारों से जोड़ा और शिक्षा के माध्यम से समाज को नई दिशा दी। आज भी हमारा समाज इसी परंपरा से आगे बढ़ रहा है, जहां शिक्षा एक साधन नहीं बल्कि संस्कार, सेवा और समाज के प्रति समर्पण का मार्ग दिखाता है। तो आइए इस भावना के साथ हम उस सत्र की ओर बढ़ें जो शिक्षा, करियर और जीवन कौशल पर आधारित है, जहां हम जानेंगे कि कैसे हमारे युवाओं को ज्ञान से जीवन की दिशा देनी है और कैसे राड़ी समाज की शैक्षणिक विरासत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना है। इसके लिए मैं सबसे पहले आमंत्रित करती हूं दुर्गेश नंदन जी को। मंच पर आ जाइए और मंच की शोभा बढ़ाइए। श्री दुर्गेश नंदन जी मंच पर आ जाइए। और किसी का नाम है सेशन कुमार। अब मैं इस सत्र के लिए आमंत्रित करती हूँ श्री अनिमेश कुमार जी को, श्री अजीत कुमार दास जी को, श्री निहार रंजन जी को, श्री चंदन दास जी को, श्री प्रदीप कुमार जी को, श्री हरेंद्र कुमार मित्रा जी को और आशीष सिन्हा जी को। कृपया मंच पर आ जाइए। श्री अमरजीत कुमार, वाइस प्रेसिडेंट बांका, आप भी मंच पर सादर आमंत्रित हैं। कृपया मंच पर आ जाइए। मैं फिर से नाम दोहरा रही हूँ। श्री दुर्गेश नंदन जी मंच पर आ जाइए, श्री अनिमेश कुमार जी, श्री अजीत कुमार दास जी, श्री निहार रंजन जी, श्री चंदन दास जी, श्री प्रदीप कुमार, श्री हरेंद्र कुमार मित्रा, श्री आशीष सिन्हा जी और श्री अमरजीत कुमार जी। इस सत्र के हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर हैं राजकोट से आए हुए हमारे दिलीप कुमार घोष जी, जो कि प्रोफेसर हैं। सबसे अनुरोध करती हूँ स्वागत कीजिए तालियों से हमारे शिक्षाविदों का। Good afternoon once again, and I guess I have been given the most difficult task for the day, because to speak right after the lunch session is, I believe, one of the most difficult tasks in the world. But okay, let me try what I can do. So in this particular session we are supposed to discuss about developing an ecosystem for education in our राड़ी कास्ट समाज। राड़ी कास्ट समाज में किस प्रकार से शिक्षा को लेकर आगे हम चलें। विज़न 2050 जिसकी आज सुबह से सभी मंचासीन आगंतुक बात कर रहे थे, तो विज़न 2050 में शिक्षा को लेकर क्या होना चाहिए, इस पर चर्चा अभी हमें करनी है इस सत्र में। और हमारे साथ काफ़ी सारे सदस्य, वरिष्ठ सदस्य अभी मौजूद हैं जो इस पैनल में हैं और इस चर्चा को अमली जामा पहनाएंगे। पर इससे पहले कि इस सत्र की चर्चा शुरू हो, कुछ बिंदु मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। देखिए, दिस शिखर सम्मेलन इज not just a moment of pride but as well as a moment of emotion for us. This marks the 100 years of unity of RK Samaj, and this should be a moment when we
take pride in our past, but at the same time we see a purpose in the future. What is the purpose in the future? Because Radi Caste Samaj is basically a Samaj which has been dedicated to education for years. अगर हम मध्यकालीन भारत से देखना शुरू करें तो चाहे वो मुगल काल रहा हो या उस समय मुगल काल के दौरान भी जो सीमांत क्षेत्रों में जो छोटे छोटे किंगडम्स थे उनकी बात करें या ब्रिटिशर्स के टाइम की बात करें, शिक्षा का काम जहाँ पर हो रहा था, लेखनी का काम जहाँ पर हो रहा था, रिकॉर्ड कीपिंग का काम जहाँ पर हो रहा था, मध्यकालीन भारत में हम इतिहास के पन्नों में देखेंगे तो अमात्य शब्द का प्रयोग किया गया है। तो अमात्य जो भी राजा थे उनके राज में अमात्य ज़्यादातर कौन था? राडी कास्ट समाज के लोग थे। और जैसा कि आज सुबह भी रेखांकित किया गया, यही वो राडी कास्ट समाज है जिस समाज से स्वामी विवेकानंद जैसे पथ प्रदर्शक, जो इस पूरे सदी के पथ प्रदर्शक हैं, ऐसे पथ प्रदर्शक आए। तो आज हमारे समाज की क्या ज़रूरत है और आने वाले 25 वर्षों में हम किस प्रकार से एजुकेशन इकोसिस्टम को डेवलप करें जिससे जो इस देश का एक विजन मोदी जी देख रहे हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब देख रहे हैं कि विजन 2047, बट वी आर प्रेजेंटली इन 2025 एंड वी आर टॉकिंग अबाउट विजन 2050। तो जब हमारा देश विकसित हो उसके साथ साथ हमारा समाज भी कैसे विकसित हो, इस पर चर्चा हम लोग करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। तो लगभग 25 वर्षों के लिए क्या किया जाए, तो इस पूरे सत्र में आपके इनपुट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होंगे और मंचासीन जो पैनल है वो भी अपने इनपुट्स देंगे। बट कुछ बातें मैं अभी मुझे भी आज सुबह ही पता चला कि मुझे इस विषय पर यहाँ पर अपने थॉट्स को रखना है, तो पिछले कुछ घंटों में मैं जिन बातों को आर्टिकुलेट कर पाया हूँ वो आपके सामने रखना चाहूँगा। मेरे ख्याल से 5 पिलर्स होने चाहिए। दिस इज माय पर्सनल प्रपोजल, वी विल डिस्कस एंड वी विल एलैबोरेट इट। आपके इनपुट्स जो होंगे उसमें उसको इंटीग्रेट करेंगे एंड देन विल मेक अ कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान। लेट्स टॉक अबाउट व्हाट वी कैन डू, लेट्स टॉक अबाउट द प्लान्स और पॉइंट्स दैट आर एक्शनेबल। सिर्फ शब्दों में ना रह जाएं, उसको हम इम्प्लीमेंट कितना कर सकें, इस दृष्टि से बात करें तो ज़्यादा कारगर साबित होगा हमारे आने वाले जनरेशन्स के लिए और हमारे भी जनरेशन्स के लिए। क्योंकि मुद्दा ये नहीं कि क्या हुआ, मुद्दा ये नहीं कि क्या हुआ, मुद्दा ये है कि आगे हम क्या कर पाएंगे। तो आगे हम क्या कर पाएंगे के लिए शिक्षा के क्षेत्र में इस एजुकेशन इकोसिस्टम को बिल्ड करने के लिए, क्योंकि अभी शुरुआत के सत्र में जब हमारे श्रद्धेय जयदेव बाबू जो इस पूरे कार्यक्रम के संयोजक हैं, उन्होंने भी जो बिंदु को रखा तो उसको सुनते हुए और पहले भी कुछ चर्चा हुई थी, उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने 5 पिलर्स ऐसे अभी नोट किए हैं जिनके बारे में आपको बताऊंगा। और इसके अनुसार मुझे लगता है अगर हम लोग आगे की चर्चा को करें तो एक एक्शनेबल प्लान डेवलप कर पाएंगे। पहला जो ठीक है आशीष कुमार सिन्हा जी कृपया मंच पर पधारेंगे। प्रशांत कुमार सिन्हा जी कृपया मंच पर पधारेंगे। तो 5 एक्शनेबल पिलर्स जिस पर हम काम करेंगे। सबसे पहला जो प्रपोजल है यहाँ पर मेरी ओर से, ये मेरे पर्सनल प्रपोजल हैं, इस पर हम इन प्रपोजल्स को अभी श्रद्धेय जयदेव बाबू ने जो सुबह आज उद्बोधन दिया उसके अनुसार मैंने लिखा है, पर इसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं, इसमें एडिशन कर सकते हैं और जो आपके पॉइंट्स आएंगे वो इसको एनरिच ही करेंगे। आई पर्सनली बिलीव एक सबसे पहला जो इसमें पिलर है वो है राडी विद्या केंद्र, विच विल बी अ डिजिटल विद्या केंद्र, जिसके माध्यम से, जिसको आज सुबह श्रद्धेय जयदेव बाबू ने रेखांकित किया कि हम मेंटरशिप करें। तो उस मेंटरशिप को करने के लिए एक प्लेटफॉर्म हम ऐसा डेवलप करें जिसको हम कह रहे हैं राडी विद्या केंद्र। इसमें जितने भी हमारे क्षेत्रीय संगठन हैं उन सभी क्षेत्रीय संगठनों को जोड़ते हुए एक केंद्रीय ऐसा हम पोर्टल बना सकें। जरूरी नहीं है कि वो एक कोई वेबसाइट हो या कोई ऐप हो, एक प्लेटफॉर्म हो हमारा, जिस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम आफ्टर स्कूल जो एक्टिविटीज़ हैं उन आफ्टर स्कूल एक्टिविटीज़ को कंडक्ट कर सकें और जिसमें कैरियर गाइडेंस जैसी चीज़ें भी शामिल हो। तो एक पहला पिलर ये होगा, इसके बारे में हम चर्चा कर सकते हैं अभी के सत्र में। दूसरा, एक ABRKS स्कॉलर नेटवर्क डेवलप करें। ये स्कॉलर नेटवर्क बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होगा, खास करके जो युवा हैं उनको दिशा देने में, और आने वाली जो हमारे जो बच्चे अभी 10th में हैं, 12th में, या सिर्फ 10th की नहीं, अभी सुबह जब चर्चा हो रही थी तो श्रद्धेय जयदेव बाबू ने कहा कि जो बच्चे क्लास 4th में हैं, 5th में हैं, उनको चिन्हित किया जाए।
तो उनको चिन्हित किया जाए और चिन्हित करने के बाद उनको जो गाइडेंस मिले, उस गाइडेंस का प्लेटफॉर्म हो गया जो मैं इससे पहले कह रहा था, राड़ी विद्या केंद्र, विच विल बी अ डिजिटल विद्या केंद्र। सेकंड पिलर जो मैं यहाँ पर प्रपोज कर रहा हूँ, दैट इज ABRKS स्कॉलर नेटवर्क। इस स्कॉलर नेटवर्क के माध्यम से जो गाइडेंस है, जो मेंटरशिप है, वो प्रदान की जाए। थर्ड, जिस पिलर की हम बात करें, उस पिलर पर ऑलरेडी ABRKS काफ़ी ज़्यादा काम कर रहा है, और इस पर्टिकुलर जो थर्ड पिलर है जिसका मैं अभी उल्लेख करने जा रहा हूँ, इस पर मैं जरूर से नाम लेना चाहूँगा कि हमारे आदरणीय निहार बाबू, निहार मामा जी जो हैं, ये अथक प्रयास करते हैं, और इन प्रयासों का फल शायद आपने पिछले कुछ वर्षों में देखा भी होगा। ABRKS के माध्यम से कई सारे डिजर्विंग कैंडिडेट्स को, डिजर्विंग स्टूडेंट्स को, जो इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा वेल टू डू फैमिलीज से नहीं है, बैकवर्ड नहीं कहूँगा मैं, बैकवर्ड शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहता, एस्पिरेशनल शब्द का प्रयोग करते हैं हम, क्योंकि हम विजन 2050 की बात कर रहे हैं, 25 वर्षों में हमारी क्या रूपरेखा हो उसकी बात करेंगे। तो लेट अस नॉट से कि वी आर बैकवर्ड, लेट अस नॉट से एनी ऑफ द फैमिली मेंबर और एनी ऑफ द किड ऑफ ABRKS सोसाइटी और द राड़ी समाज इज बैकवर्ड, वी आर एस्पिरेशनल इंडीड, एंड दिस एस्पिरेशन विल बी रिफ्लेक्टेड इन द एजेंडा 2050, जो आउटकम डॉक्यूमेंट होगा इस पूरे सत्र के बाद। हम सिर्फ बातें करने के लिए नहीं बैठे, बातें करने के लिए बैठते तो फोन हमारे पास है, जूम हमारे पास है, बहुत सारी चीजें हैं। आज यहां बैठे हैं तो कुछ कॉन्क्रीट, इस डिस्कशन के बाद, इस सत्र के बाद कुछ कॉन्क्रीट एक्शनेबल प्लान निकले, और उस कॉन्क्रीट एक्शनेबल प्लान को जब हम वापस जाएं तो अपने जो वहां पर हमारी क्षेत्रीय समिति है उसके साथ डिस्कस करें, और जो लोकल इकाई है वहां पर इंप्लीमेंट कैसे करें, इस पर एक डिटेल डिस्कशन करें। तो तीसरा जो हमारा आयाम है, तीसरा जो पिलर है, दैट इज एजुकेशन फंड फॉर नीडी, और इस एजुकेशन फंड फॉर नीडी स्टूडेंट्स, या जिसको हम राड़ी शिक्षा निधि का नाम दे सकते हैं, ऐसा मेरा प्रपोजल है। अगर आदरणीय संयोजक महोदय और पूरी पैनल यहाँ से सहमति दे तो राड़ी शिक्षा निधि इसको हम नाम दे सकते हैं। और राड़ी शिक्षा निधि में सिर्फ अभी जो स्कॉलरशिप है उसमें हम लोग फोकस कर रहे हैं जो बच्चे सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी लेवल पर हैं उन पर इसमें मेरा प्रपोजल ये है कि जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे जेई की तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे क्लैट की तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, उन सबको भी धीरे धीरे हम इस के अंदर लेकर आए, इस एम्ब्रेला के अंदर लेकर आए, जिससे एक कॉम्प्रिहेंसिव सपोर्ट सोसाइटी के माध्यम से हो पाए। क्योंकि देखिए, शिक्षा जो है वो किसी व्यक्ति की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। द काइंड ऑफ सोसाइटी वी हैव इन इंडिया सिंस एंशिएंट टाइम्स, एजुकेशन हैज बीन अ सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। समाज की जिम्मेदारी है शिक्षा, किसी व्यक्ति विशेष की जिम्मेदारी नहीं है। और अगर समाज की जिम्मेदारी है तो ये जिम्मेदारी हमें उठानी पड़ेगी। इस जिम्मेदारी को उठाने के लिए हो सकता है कि अगर हम बात कर रहे हैं कि भैया राड़ी शिक्षा निधि बने, तो शिक्षा निधि में कभी मुझे कुछ पैसे निकालने पड़ेंगे, कभी निहार बाबू को कुछ पैसे निकालने पड़ेंगे, कभी आदरणीय प्रदीप बाबू को कुछ पैसे निकालने पड़ेंगे, कभी हम में से किसी भी सदस्य को हो सकता है, हमारे जमाई बाबू लीलाकांत जी सामने हैं, वो कुछ पैसे निकाल कर देंगे, कभी बेबी मामा कुछ पैसे निकाल कर देंगे। पर जब सामाजिक दायित्व है, सामाजिक जिम्मेदारी है, तो सामूहिक रूप से करेंगे ना। इसमें तो कोई नानुकुर है नहीं। और जहाँ तक इसको दिशा देने की बात है तो हमारे आदरणीय निहार बाबू जो हैं वो बहुत अच्छे तरीके से, इनफैक्ट सुबह भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि अगर मैं ऐसा कहूँगा तो इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी। जिस प्रकार से जब भी सहयोग राशि के संग्रहण की बात होती है तो जो ड्राइव आदरणीय निहार बाबू चला पाते हैं, शायद ही हम लोगों के किसी के बस की बात होगी वो, और बहुत फ्रूटफुल कंट्रीब्यूशन होता है वो। हम आते हैं यहाँ पर, बैठते हैं, पर इन सब के पीछे जो आर्थिक व्यय है उसका संग्रहण होना भी बहुत ही जरूरी है। तो ये तीसरा हमारा यहाँ पर पिलर था, तीसरा आयाम है राड़ी शिक्षा निधि। चौथा, जिस पर काफ़ी ज़्यादा जोर अभी देश की जो राजनीतिक नेतृत्व है, पॉलिटिकल लीडरशिप है, वो भी दे रही है। और मैंने पिछले कुछ महीनों में नोटिस किया कि जो ABRKS का नेतृत्व है वो भी इस पर काफ़ी ज़्यादा जोर दे रहा है। स्किल एंड इनोवेशन हब, ABRKS स्किल एंड इनोवेशन हब, जिसमें हम 21st सेंचुरी के स्किल्स की बात करें। आज अब जब हम में से, मैं अपने ही परिवारों में जाता हूँ, अपने राड़ी परिवारों में ही जाता हूँ, तो जो एफ्लुएंट फैमिलीज़ हैं उनके बच्चों को आप देखेंगे, 11th क्लास का स्टूडेंट है और वो बहुत बढ़िया कोडिंग कर रहा है। मतलब हमारे ज़माने में इंजीनियरिंग कॉलेज के 4th ईयर का या 3rd ईयर का स्टूडेंट जिस प्रकार की कोडिंग कर रहा था, उससे ज़्यादा बढ़िया आज 11th क्लास का स्टूडेंट कर रहा है। तो ये जो 21st सेंचुरी के स्किल्स हैं,
21st सेंचुरी के स्किल्स को, चाहे वो कोडिंग हो, डिज़ाइन से रिलेटेड हो, कम्युनिकेशन से रिलेटेड हो, उनको कैसे लिवरेज किया जाए और उस स्किल सेट के माध्यम से कैसे आगे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो सके या एंटरप्रेन्योरशिप जनरेशन हो सके। एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो इसके बाद का आयाम है, पर एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप तब तक सार्थक नहीं हो पाएगा जब तक शिक्षा के लिए हम एक सशक्त प्लान नहीं बनाएंगे। हमारे तो शास्त्रों में भी कहा गया कि हमारे जीवन के 3 फेजेस हैं, है ना, जिस पहले फेज में हम करते हैं ज्ञानार्जनम, दूसरे फेज में करते हैं धन्यार्जनम, है ना। तो वो जो धन का अर्जन हो वो ज्ञान के बेसिस पर हो, इलीगल मीन से नहीं हो कि हाँ जी इधर से ये कर लिया उधर से वो कर लिया। तो राड़ी समाज शिक्षा के लिए जाना जाता है, तो राड़ी समाज के बच्चे अगर कल को कुछ करें तो शिक्षा के आधार पर करें। तो इसलिए धनार्जनम कब आएगा? वो आएगा ज्ञानार्जनम के बाद। और फिर जो तीसरा फेज आता है जिसमें आप में से ज़्यादातर हमारे वरिष्ठ समाज के जितने बंधु हैं वो सभी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जब ज्ञानार्जनम के बाद धनार्जनम हो गया, धनार्जनम के बाद पुण्यार्जनम। तो इस आयोजन के लिए भी सभी ने सहयोग राशि दी, पुण्यार्जनम हो रहा है ना। अभी जिस हम निधि की बात कर रहे थे कि राड़ी शिक्षा निधि बने, उसमें आप अपना कंट्रीब्यूशन देकर पुण्यार्जनम करेंगे। तो ये 4th पिलर है हमारा स्किल एंड इनोवेशन हब। इस स्किल एंड इनोवेशन हब में हम 21st सेंचुरी के जो स्किल्स हैं उनको सिखाएं। और यहाँ पर एक और एडिशन है, चूँकि पढ़ने लिखने वाला समाज है, कलम दवात वाला समाज है हमारा, तो एक वहाँ पर और आयाम जोड़ सकते हैं। ये प्रपोजल भी है कि टीचर्स ट्रेनिंग, कई सारे ऐसे लोग हैं हमारे समाज में जो स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, कोचिंग में पढ़ा रहे हैं, तो उसको और ज़्यादा इफ़ेक्टिव कैसे कर सकते हैं जिससे कि उसके माध्यम से और ज़्यादा रेवेन्यू जनरेशन हो सके, और ज़्यादा सिर्फ रेवेन्यू जनरेशन नहीं इम्पैक्ट हो सके। तो इसको भी यहाँ पर स्किल एंड इनोवेशन हब के अंतर्गत इंक्लूड किया जाए। और जो 5वां यहाँ पर पिलर है, 5वां जो आयाम है जो मैं प्रपोज कर रहा हूँ, दैट इज़ एनुअल एजुकेशन समिट। एनुअल एजुकेशन समिट जिसमें कि आप कह सकते हैं इसको कि एजुकेशन या कैरियर सम्मेलन जैसा आज हम लोग शिखर सम्मेलन कर रहे हैं, है ना। ये शिखर सम्मेलन तो खैर बहुत ही वृहद आयोजन है, इतना बड़ा नहीं भी हो पाए, तो जो भी हमारे सीमित संसाधनों में उस समय परमिशन मिले उसके अनुसार एक एनुअल एजुकेशन समिट किया जाए ABRKS के बैनर के तले। अच्छा, यहाँ पर जब भी मैं ABRKS कह रहा हूँ तो इससे कृपया आप क्षमा करेंगे अगर किसी को ऐसा लगे कि मैं सिर्फ दिल्ली संगठन की बात कर रहा हूं। जब मैं ABRKS कहता हूं तो मेरा तात्पर्य पूरे राड़ी परिवार से होता है, पूरे अपने बंधु बांधवों से होता है। केवल सिर्फ दिल्ली की इकाई या भागलपुर की इकाई या बांका की इकाई, ऐसा मेरा कहने का बिल्कुल भी तात्पर्य नहीं है। मैं जब ABRKS कहता हूं तो मैं इस परिवार की बात करता हूं, क्योंकि यही संस्कार मैंने जो हमारी नेतृत्व है उनसे सीखा, यही संस्कार घर में सीखा है। तो पूरे परिवार की बात कर रहे हैं। तो 5th जो हमारा पिलर है यहाँ पर, दैट इज़ एनुअल एजुकेशन समिट, जिसमें एजुकेशन और कैरियर सम्मेलन हम करें। और इसमें जो ये समिट हो, जो ये कैरियर सम्मेलन हो, इसमें बहुत ज़्यादा इस पर जोर दिया जाए कि हमारी संख्या लिमिटेड हो, पर हम अपने समाज के ऐसे लोग जो डिफरेंट फील्ड्स में एक्सेल कर रहे हैं, कोई शिक्षा में एक्सेल कर रहा है, कोई एंटरप्रेन्योरशिप में एक्सेल कर रहा है। आज शिवानंद सिन्हा जी, शिबू मामा हमारे बीच में हैं, यहाँ पर आए हुए हैं, हेमंत आए हुए हैं, तो जो एंटरप्रेन्योरशिप में अपने फील्ड में अच्छा काम कर रहे हैं, कोई साइंस में, कोई सॉफ्टवेयर में अपने फील्ड में अच्छा काम कर रहा है, तो ऐसे लोगों को इसमें जो एनुअल एजुकेशन समिट है उसमें जोड़ा जाए, जिससे कि आने वाली जो पीढ़ी है उसको इंस्पिरेशन भी मिले और इंस्पिरेशन के साथ साथ एक रोड मैप भी मिल पाए कि किस दिशा में हमें कितनी गति से, किस इंटेंसिटी के साथ काम करना है। अब इसमें ABRKS को इन 5 पिलर्स पर काम करने के लिए क्या करना होगा? अच्छा, ये सारी बातें जो मुझे अभी तक की रणनीतियाँ समझ में आई ABRKS की लीडरशिप की तरफ से, उस पर आधारित है। तो ABRKS इसमें क्या करे, कैसी रूपरेखा हो? तो सबसे पहले तो हम टैलेंट को आइडेंटिफाई करें, है ना। ऐसे 500 बच्चे या 600 बच्चे हों जो क्लास 4th 5th लेवल के हों, ऐसे बच्चों को आइडेंटिफाई करें जिनको फिर हम नर्चर कर सकें ओवर द ईयर्स, कि फिर सेकेंडरी एजुकेशन, सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन और बियॉन्ड दैट, है ना। तो क्योंकि कच्ची मिट्टी को ही तो आकार दे सकते हैं, है ना। अब जैसे मैं खुद UPSC सिविल सर्विसेज के लिए पढ़ाता हूँ, तो कई बार हमारे पास ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं कि सर हमने तो 4 मेंस दिया है, 3 इंटरव्यू दिया है, पर सिलेक्शन नहीं हुआ, अब बताइए कैसे करें। ऐसे बच्चे को पढ़ाना हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो ऑलरेडी दिमाग में काफ़ी चीज़ें सेट करके बैठा है
कि नहीं ये चीज़ ऐसे होगी ऐसे होगी, और कोई स्टूडेंट आता है सर अभी ग्रेजुएशन खत्म हुआ है अब क्या करना है बताइए, उसको बताते हैं पहली बार में ही प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू और रैंक लेकर आता है। तो इसीलिए जो छोटे बच्चे हैं क्लास 4th 5th में हैं, ऐसे एक पूरे के पूरे आप कह सकते हैं पूल को आइडेंटिफाई किया जाए ABRKS के नेतृत्व में, और फिर उनको नर्चर करने के लिए जो मैंने आपको सेकंड पिलर बताया था कि एक ABRKS स्कॉलर नेटवर्क हो, तो वो स्कॉलर नेटवर्क वहाँ पर काम करेगा चयन प्रक्रिया में भी और फिर उनकी मेंटोरिंग में भी। तो पहला काम ये हो जाएगा ABRKS के बैनर के तले कि आइडेंटिफाई करेंगे और नर्चर करेंगे टैलेंट को। दूसरा जो काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है कई हद तक, कुछ हद तक, इसको थोड़ा सा और फॉर्मल तरीके से और इंस्टीट्यूशनलाइज्ड वे में हम करें कि वेबिनार्स ऑर्गेनाइज करें अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड। कोई बच्चा क्लैट की तैयारी करना चाहता है तो उसकी कैसी इफ़िशिएंसी और प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है, उसको है ना कैसे गाइडेंस मिल सकता है हमारे समाज से, समाज में जो प्रबुद्ध जन हैं उनसे। कोई बच्चा JEE की तैयारी कर रहा है तो उसको कैसे गाइडेंस मिल सकती है। तीसरा, जो एकेडमिक अचीवर्स हैं उनको रिकॉग्नाइज करें, एकेडमिक अचीवर्स को रिकॉग्नाइज करें। इस पर अभी थोड़ी देर पहले भी चल रही थी, मैं उस डिबेट में नहीं जाऊंगा कि उनको राशि दें या नहीं दें, वो एक अपने आप में अलग मुद्दा है। बट अचीवर्स को रिकॉग्नाइज करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो अचीवर्स ही, अगर कोई आज क्लास 12th का बच्चा है जिसने IIT JEE क्वालिफाई किया, अच्छे रैंक लाए, वो अब IIT मुंबई में एडमिशन ले रहा है, IIT दिल्ली में एडमिशन ले रहा है, तो वो बच्चा क्लास 11th के बच्चे के लिए, क्लास 9th 10th के बच्चे के लिए रोल मॉडल है। उस रोल मॉडलशिप के लिए हमें एकेडमिक अचीवर्स को रिकॉग्नाइज करना है कि देखिए ये बच्चा भी हमारे समाज ने आइडेंटिफाई किया था, इसकी हमने मेंटरशिप की, दिस स्टूडेंट हैज़ क्लियर्ड दिस XYZ एग्जामिनेशन, और उसके जो पोटेंशियल था उस पोटेंशियल को हमने क्या किया, हमने तो बस एक आकार देने की कोशिश की, पोटेंशियल उसकी, मेहनत उसका ABRKS ने क्या किया या हमारे बंधु बांधव के परिवार ने क्या किया, हमने तो बस उसको एक बूस्ट दिया, एक आकार देने की कोशिश की। तो ये काम हम यहाँ पर करेंगे कि रिकॉग्नाइज करेंगे एकेडमिक अचीवर्स को, उनको एक रोल मॉडल के रूप में आगे आने वाले बच्चों के लिए प्रिपेयर करेंगे। साथ ही साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट काम जिस पर काफ़ी हद तक शायद हमारे आदरणीय संयोजक महोदय और अध्यक्ष महोदय मिलकर काम कर रहे हैं कि एक डेटा बैंक बनाए हम। राडिकास्ट के जितने प्रोफेशनल्स हैं, ऐसे प्रोफेशनल्स हु आर रेडी टू गिव बैक टू द सोसाइटी, ऐसे प्रोफेशनल्स का एक डेटा बैंक तैयार हो, और फिर ऐसे प्रोफेशनल्स से हम ये गुजारिश करें, ये रिक्वेस्ट करें कि क्या ये संभव है कि जिन बच्चों को हमने आइडेंटिफाई किया है, लेटस से हमने 50 जो हमारा ABRKS प्रोफेशनल नेटवर्क है उसमें 50 लोग हैं हमारे पास और 500 बच्चे हैं हमारे पास, तो क्या हम उन लोगों से जो वॉलंटरली अपना समय देने के लिए तैयार हैं, चाहे वो समय एक हफ्ते में 1 घंटे का ही हो। अच्छा, बहुत स्वाभाविक सी बात है, साधारण तौर पर कोई भी इतना व्यस्त नहीं होता कि हफ्ते में 1 घंटे का भी समय नहीं निकाल सके। हाँ, कभी कभी ऐसी विशेष परिस्थिति बन सकती है, पर पूरे महीने में 4 हफ्ते चले गए, 4 रविवार चला गया और 1 घंटे का समय नहीं निकाल सकते, ऐसा नहीं होता है साधारण तौर पर। तो ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करें, इनका एक डेटा बैंक प्रिपेयर करें, और उस डेटा बैंक में जो प्रोफेशनल्स हैं उनको रिक्वेस्ट करें कि एक प्रोफेशनल कम से कम 8 स्टूडेंट या 10 स्टूडेंट को मेंटर कर सकें, गाइड कर सकें। तो बेसिकली अगर मैं इसको कंक्लूड करने की तरफ ले जाऊं तो क्या हमारा ABRKS चाणक्य बन सकता है क्या? और क्या इस ABRKS समाज से एक नहीं सैकड़ों चंद्रगुप्त निकल सकते हैं क्या? ये आज हमें डिसाइड करना है। चाणक्य कोई व्यक्ति विशेष नहीं होगा, मैं नहीं होगा या हमारे संयोजक महोदय नहीं होंगे, चाणक्य ABRKS होगा, चाणक्य ये मंच होगा, और चंद्रगुप्त आपके और हमारे बच्चे होंगे, आपके और हमारे परिवार के बच्चे होंगे। तो ये रूपरेखा मेरी अभी तक की जो समझ थी इसके अनुसार मैंने प्रस्तुत किया है। आगे पैनल के जो वरिष्ठ सदस्य हैं उनको मैं आमंत्रित करूंगा कि आप भी इस रूपरेखा के अनुरूप अपना बिंदु रखिए। इसके अलावा अगर इसमें से मुझे मेरी लिमिटेड समझ से कोई बात छूट गई हो तो उसको जरूर से ऐड करिएगा, और कुछ मॉडिफाई करना हो तो वो कीजिएगा। श्री राकेश घोष जी, आदरणीय राकेश घोष जी धनबाद से कृपया मंच पर आएंगे, पैनल को ज्वाइन करेंगे। अरे यही इतना देर बोले तो अब अनिमेश दा क्या बोलेंगे? ये तो मोनोलॉग हो गया। एंड आई हैड रिक्वेस्टेड जयदेव जी ऑल्सो कि यू हैव कॉल्ड अस टू ऑन द पैनल, यू शुड ब्रीफ व्हाट आवर रोल इज. You have already conveyed to him, he has given all the inputs.
थैंक यू दैट यू पीपल हैव गिवन ए चॉइस. अच्छा, हम मन तो करे अंगिकाम बोले में, लेकिन की करिए बोलते बोलते एक मने हेनो सिचुएशन हो गया कि अंग्रेजी में बोले, तो ये वास्ते हमरा माफ करियो अगर हमें मतलब इफ आई स्पीक इन इंग्लिश. दैट हैज़ बिकम ए हैबिट फ्रॉम द वेरी यंग एज. बहुत ब्रीफली आई विल टॉक बिकॉज प्रोफेसर घोष के सामने हम लोग बोल रहे हैं, ये भी एक ये है. सिंस यू हैव गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू मी, आई विल डेफिनेटली यूज दिस यूटिलिटी. फ्रॉम लास्ट 5 years वी हैव स्टार्टेड ए वेरी स्मॉल थिंग स्कॉलरशिप फ्रॉम ABRKS. I will just stick to it. Radi caste is primarily education related to profession. We have to understand this. Education related to searching profession and establishing ourselves. Now, our core is to get skills in education. That it is education linked. Still, I do not know after down the line 50 years or 100 years what will be, but at present it is the situation. Now, how to increase our skills in education? There are, as he was speaking about, there are 100 and 1,000 ways to enhance the education skills of our Samaj. We had started a scholarship 6 years back, and we were ready to even start with 5 people that we can contribute whatever money we can. And Ma Bhagwati ki kripa se it is flourishing, and it has become a flagship program of ABRKS as on date. There are many people who are associated, almost everybody here who had donated according to their whatever they could. I am indebted, and not I, we are indebted to everybody who had contributed. And we are indebted more to those people who are bringing the real needy people. पैसे देने से ज़्यादा ज़रूरी है कि वो पैसे का यूटिलाइजेशन किनके पास हो पाता है, ये बहुत ज़रूरी है. और विगत 5-6 सालों में व्हेन वी टॉक टू द स्टूडेंट्स जिनकी स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन हमारे पास आती है, तो हम लोग सोचते हैं कि एक हम लोगों का जीवन जो है वो निरर्थक है अगर हमारे परिवार के, हमारे समाज के बच्चे उस पोजीशन पे हैं. किसी के फादर अलाइव नहीं है तो किसी का माँ दत्तन बेच करके घर चला रही है, कोई जड़ी बूटी बेच करके बच्चा को पढ़ा रहा है. ये सब हृदय विदारक चीज़ें होती है और हर साल हम लोग फेस करते हैं. हम लोग उसकी ऑथेंटिसिटी को चेक भी करते हैं कि जेन्युइनली दे डिज़र्व the scholarship money. This is, we are still in the nascent stage. There are upteen number of examples who contribute enormously into the education. All institutions basically, जितने बड़े बड़े institutions है, वह बड़े बड़े institution, individual को भी देखा जाए, they have an endowment fund. Harvard also has an endowment fund. हमारे एक अभिषेक मनु सिंघवी हैं, बड़े लॉयर हैं सुप्रीम कोर्ट में, वो कैम्ब्रिज में ही हैड स्टडीड इन कैम्ब्रिज, तो ही रन्स ए एंडोमेंट फंड इन हिज फादर्स नेम, हु वाज आल्सो ए जूरिस्ट एंड एम्बेसडर इन इंग्लैंड. तो वो वहाँ पे ही हैड कंट्रीब्यूटेड अराउंड 25 करोड़ रुपीज़, और उसके इंटरेस्ट से इंडियन स्टूडेंट को. तो वाई कांट वी, when we started this 6 years back, we started with 25, 30,000, 40,000 rupees. Now we have reached 9 lakh rupees. There are many people who have contributed into it. We are all indebted to. Kindly, we have some schemes into that. You can contribute lifetime also. You can contribute say 10 lakh rupee, and in the 5 lakh rupee, 3 lakh rupee, one go. 3 लाख से जो इंटरेस्ट होता है, मान लीजिए 3 लाख रुपए का 20,000 रुपये इंटरेस्ट होता है, तो उनके फादर के नाम पे स्कॉलरशिप रन किया जा सकता है. 3 लाख रुपए आपने दे दिया, लाइफ लॉन्ग वो स्कॉलरशिप चलता रहेगा. तो 2-3 तरह की है, ये मैं समय ज़्यादा नहीं लूँगा. हम लोग ये चीज़ करते रहते हैं और बचाते रहते हैं, तो मैं अपने आप को यहीं सीमित कर रहा हूँ. एडुकेशन इज़ वेरी नियर टू मी. इट वॉज वेरी नियर टू माई फादर ऑल्सो, एंड इट इज़ वेरी नियर टू मी. I dream education in my, I dream education also. सपनों में भी हम देखते हैं.
maybe because of my education length was very high. But nevertheless, what I request everybody, that kindly contribute whatever you people can do to this fund, to education fund, so that the skills of our radicals, not only गरीब लड़के, बच्चों, बड़े बच्चों को भी, बड़े लड़कों को भी, everybody requires guidance. Many of my friends who became civil servant, our engineering college friends, he never knew about the civil services and he wrote civil services and became an IAS officer. So this is what the guidance, even after engineering from a premier institute, he did not know about civil services. And he saw somewhere some advertisement or something, and then he wrote that examination and qualified for it. So everybody requires a guidance. Good that we have a gentleman who gives guidance into the civil services stream, and I will curtail myself. I will pass on to Pradeep Sinha ji. Thank you very much for inviting me on this noble cause. Thank you very much. नमस्कार, मेरा नाम प्रदीप कुमार है और प्रदीप कुमार घोष। मैं यहीं इंदिरापुरम में रहता हूँ और मुझे शिक्षा पे बोलने का अवसर दिया गया है। तो मैं शिक्षा पे बहुत लोगों ने बहुत कुछ बोल दिया है। अभी दुर्गेश जी ने बोला है, अनिमेश जी ने बोला, इसके पहले भी कुछ लोगों ने बोला होगा। मेरा एक बहुत संक्षिप्त में मैं जाऊँगा। शिक्षा अपने आप में एक बहुत गंभीर विषय है और उससे भी गंभीर है लोगों को शिक्षित करना और अपने समाज के लोगों को अच्छी शिक्षा प्रदान करना। तो मेरा ये सजेशन है कि ठीक है, आज के डिस्कशन का ये बहुत ही अच्छा विषय है और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन हमारा पहले भी कहना था कि देश भर के मतलब नेशनल लेवल पे एक कमेटी बनाई जाए जिसमें शिक्षाविद हो, दिल्ली के लोग हों और सब जगह के लोग हों, और जिसमें शिक्षा से लोग जो शिक्षा में जो जुड़े हैं या शिक्षा पे काम कर रहे हैं वो लोग उसमें आएँ और एक कमेटी बना करके देश के मतलब अपने समाज के बच्चों को कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे शिक्षित किया जाए, इसका एक प्लानिंग हो। हमने सुना कि ये ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, बहुत अच्छे विचार आए हैं। और इन विचारों को हम एक जगह करके अब हमारा ये स्टेज है कि हम कमेटी बनाएं नेशनल लेवल पे और उसको जो भी फैसला हो उसको देश भर में इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि बिना इम्प्लीमेंटेशन के अब हम 18 साल से ऊपर के होने वाले हैं। 7 साल से तो हमने बहुत कुछ 2007 में सुना, अब हम 18 साल के हो गए, कुछ सोचने की शक्ति हम में भी आ गई है। अब मेरी उम्र 18 नहीं है, मतलब संस्था की उम्र बता रहा हूँ। तो एक तो ये है, दूसरा जयदेव सिन्हा जी का या दुर्गेश जी का जो भी प्रपोजल है कि चौथी क्लास में या 5वीं क्लास में, 6ठी क्लास में बच्चों को मेंटरशिप किया जाए, मैं थोड़ा डिफर करता हूँ कि चौथी और 6ठी क्लास के बच्चों को उतना आभास नहीं होता अपने भविष्य के बारे में, और 8वीं से उसको मेंटरशिप किया जाए तो 8वीं के बाद 2 साल रहता है 10th का, फिर 10th से 2 साल रहता है 12वीं का। तो 4 साल हमारे पास टाइम जो होता है किसी बच्चे को उसको आगे बढ़ाने में, वो काफ़ी है। चौथी और 6ठी क्लास से हम नहीं समझते, बाकी और भी काफ़ी ज्ञानी लोग यहाँ हैं जो अपना विचार देंगे। बस मेरा इतना ही कहना है। अब एक कमेटी बनाइए और अब क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए उस कमेटी में डिस्कस हो और वहाँ से कुछ कॉन्क्रीट बन के आए। और सबसे बड़ा क्या है, कोई किसी भी कार्यक्रम को अगर आप लागू करना चाहते हैं देश भर में, तो हमारे पास पैसा नहीं है या पैसे की ज़रूरत है। आज जैसे इस संगठन के लिए जो आज जो फंक्शन है उसके लिए बहुत मेहनत किया गया। स्कॉलरशिप में भी हम लोगों ने बहुत मेहनत किया है। तो स्कॉलरशिप में लास्ट ईयर हम लोगों ने 7 लाख का कलेक्शन किया, तो 50,000 40,000 से बहुत ऊपर पहुंचा वो। तो अब कुछ दिल खोल के समाज के लिए देखिए, जैसा किसी ने कहा कि पैसा है तो दान कीजिए, हाँ, नहीं तो वो ऐसे अपने आप में नष्ट हो जाएगा। तो कुछ ना कुछ जितनी आपकी शक्ति है, जितनी आपकी भक्ति है, उतना ही डालिए अपने समाज के लोगों को, बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए। बस मैं इतना ही कहूँगा और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। अब मैं श्री प्रोफेसर साहब को ये माइक हैंड ओवर करता हूँ।
मेरा नाम डॉक्टर डी.के. घोष है। मैं भुड़िया भागलपुर का रहने वाला हूँ। आज 45 साल से गुजरात के सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हेड था और मैंने कई कंट्री अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मन में पढ़ाने जाता हूँ 1985 से और अभी भी जाता हूँ। अभी उन्होंने किसी ने कहा था नरेंद्र भाई मोदी जी के एजुकेशन पॉलिसी के बारे में, 2 मिनट में जरा उससे आगे बढ़ता हूँ। हमारे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र भाई जब चीफ मिनिस्टर थे गुजरात में, तो उन्होंने उसी समय नेशनल हायर एजुकेशन पॉलिसी बनाने के लिए कहा था। तो जो कमिश्नर ऑफ हायर एजुकेशन थे उन्होंने मुझे और गुजरात टेक्निकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर अक्षय अग्रवाल और एकेडमिशियन हर्षद शाह को बुलाया था गांधीनगर, और हम लोगों ने 5-6 दिन तक काफ़ी चर्चा करके लगभग 60-70 पेज का एक ड्राफ्ट बनाया था 2012 में और उनको सपोर्ट किया था। लेकिन नरेंद्र भाई चले आए प्राइम मिनिस्टर बन के दिल्ली, तो वहीं पे रह गया। लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर बना तो आज जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 बना है उसका 60% जो हम लोगों ने ड्राफ्ट बनाया था वही ड्राफ्ट है। केवल 2 चीज उन्होंने नहीं लिया है, मैं उसके लिए फिर भी लिखा हूँ। एक क्या था, डबल मेजर, और एक है सिंगल मेजर या सिंगल माइनर। इसके बारे में टाइम मिलेगा तो मैं बोलूँगा। मैं मेन अभी आ रहा हूँ रारी कास्ट के शिक्षा पद्धति का। सबसे पहले तो मैं श्री जयदेव जी जो हमारे जब स्कूल में पढ़ते तब से मेरी उनकी जान पहचान है, उनको मैं धन्यवाद देता हूं। उन्होंने 2050 का जो विजन देखा है रारी कास्ट के लिए। मैं गुजरात में रहता हूं और गुजरात में जितने भी जातियां हैं, सब जातियां का अपना अपना बोर्डिंग स्कूल है, कॉलेज है, धर्मशाला है। लेकिन हमारे रारी कास्ट में अभी तक कुछ कहीं कुछ है नहीं, जबकि 100 साल हमने मना लिया है रारी कास्ट का संगठन का। तो मेरी यही एक उम्मीद है कि सबसे पहले भागलपुर जो है वो रारी कास्ट का गढ़ है और दिल्ली में सबसे ज़्यादा रारी कास्ट रहते हैं किसी भी स्टेट के तुलना में। तो इस 2 जगह पर बोर्डिंग पहले बनाया जाए। बोर्डिंग यदि बनाया जाएगा तो उसके लिए क्या किया जाएगा कि एक ऐसा या तो जमीन खरीदे या फ्लैट खरीदे। जब फ्लैट या जमीन खरीदा जाए तो बिहार के स्पेशली बिहार में जो खास का एरिया भागलपुर, बांका, सनौला, भुड़िया, जगतपुर इत्यादि, वहाँ के बच्चे को 8-10 बच्चे को जो 12th पास किया हो उसको सेलेक्ट करें और उसको सेलेक्ट करने के बाद उनको यहाँ दिल्ली लाकर उस बोर्डिंग हाउस में रखे, उसे खाने पीने का इंतजाम किया जाए और करने के बाद उन्हें कुछ लोगों को कॉलेज में एडमिशन करें, कुछ लोगों को टेक्निकल एजुकेशन में एडमिशन करावे और फिर पढ़ावे। जब वो ग्रेजुएट हो जाए तो सबसे मेरा जो उद्देश्य है, क्योंकि मैं लगभग 10-15 सर्विस कमीशन से मैं जुड़ा हूँ, मैंने देखा कि बिहारी लोग बहुत सिविल सर्विस कंप्लीट कर रहे हैं, IAS, IPS, लेकिन जब मैंने देखा उसमें अपना रारी कास्ट एक भी नहीं है, मैं खुद देखा हूँ। तो मैंने एक बार क्या किया, IIT के पीछे में एक कचवारिया सराय है, शायद दिल्ली वाले जानते होंगे। मैं खुद वहाँ गया, देखा एक 10 बाय 10 का रूम है, उस रूम में 8 बिहारी बच्चे रह रहे हैं। तो क्या करते हैं, तो 2 ने क्या किया है, यहाँ दिल्ली में एडमिशन लेना बहुत मुश्किल है कॉलेज में, लेकिन लॉ में कुछ इजी है, उन्होंने लॉ में एडमिशन ले लिया। 2 बच्चे जो कोई प्राइवेट में सर्विस ज्वाइन कर लिया और 2 बच्चे जो है वो IAS का कोचिंग इंस्टीट्यूट में कोचिंग कर रहा है। अब जब वो कोचिंग करके वो आया, कॉलेज में छोड़ लिया एडमिशन, लाइब्रेरी से बुक मिल जाए। जब कोचिंग करके वो जो आया वहाँ से, तो रात में वो 8 बच्चे
उसको पढ़ा रहा है। अब फिर हर 7वें दिन वो लोग 3-3 घंटे का क्वेश्चन बना करके उसका आंसर लिखते हैं और नेक्स्ट डे उसको फिर एसेस करते हैं। लेकिन जब मैं देखा कि उसमें से एक भी रारी का इस नहीं है, तो मैं यही कहूंगा जयदेव जी से कि देखिए, सिविल सर्विसेज में IAS IPS बनना बहुत जरूरी है। ये अपने रारी का समाज के लिए बहुत सम्मानीय है। तो यदि आप उसमें मकान खरीदते हैं या जमीन बेच के खरीद के मकान बनाते हैं, तो उन लोगों को रहने का वहाँ आश्रय मिलेगा। और मुझे 100% मैं प्रोफेसर हूँ, मैं पढ़ाते रहता हूँ, 50 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, इंडिया में नहीं बहुत से बाहर कंट्री में, तो जरूर बनेंगे। अब बात क्या है कि आप सबके लिए धन चाहिए, कहाँ से पैसा लाएंगे आप? ये मैंने गुजरात में बहुत अच्छी, मैं गुजरात का एग्जाम्पल हमेशा दूंगा कि मान लें वो किसी ने कहा, स्पेशली पटेल, कि भाई मुझे आज एक स्कूल खोलना है, एक मीटिंग करा, जैसे आज आपने यहाँ मीटिंग किया है, मीटिंग किया और एक चादर बिछा दिया, भाई स्कूल खोलना है, इतना करोड़ रुपया मेरा लागत लगेगा। इमीडिएटली कोई अपना घड़ी दे रहा है, कोई जेवर दे रहा है, सोना दे रहा है, कैश दे रहा है, चेक रहा है, इमीडिएटली दे देता है। तो मैं नारी कैश से यही निवेदन कर रहा हूँ कि दिल्ली में, उसके बाद भागलपुर में, और इस तरह से जितने भी डिस्ट्रिक्ट है, हर डिस्ट्रिक्ट में एक, तो क्या आपका 50 का आपका गोल है, 50 का एम आपका है, तो हर डिस्ट्रिक्ट में एक नारी कास्ट का एक बोर्डिंग स्कूल होना चाहिए। और मैं आज इस मंच से आपको अनाउंस कर रहा हूँ कि 2 लाख रुपया का चेक मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप शुरू कर दीजिए। फिर आती है शिक्षा और रोजगार। तो शिक्षा और रोजगार दोनों बहने हैं। शिक्षा के बिना रोजगार नहीं मिल सकता है, रोजगार के बिना शिक्षा नहीं मिल सकता है। तो यदि हम जो कह रहे हैं कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक बोर्डिंग हाउस खोलिए, उसका लक्ष्य क्या होगा? उसका लक्ष्य होगा वहाँ ट्रेनिंग देना। एक बात मैं आपको और बता रहा हूँ, आज से 20 साल पहले कोई मुस्लिम IAS IPS नहीं बनता था। आप रिकॉर्ड में देख सकते हैं, कहीं भी देख सकते हैं। आज बन रहा है। क्यों बन रहा है? कि उन्होंने हैदराबाद, दिल्ली और कई जगह उन्होंने IAS ट्रेनिंग सेंटर खोल के रखा है। वहाँ उन्हें फ्री खाना पीना सहना सब फ्री दे रहा है और ट्रेनिंग करके आज IAS IPS बन रहे हैं। क्या हम नारी कैस्ट नहीं बना सकते हैं? क्या हमारे में टैलेंट नहीं है? क्या हम सक्षम नहीं है? केवल इस तरह का सम्मेलन करना, खाना पीना करना और कल जाके भूल जाए, ये नहीं होना चाहिए। तो ये जब हम बोर्डिंग स्कूल खोलेंगे, उस बोर्डिंग में हम उनको ट्रेनिंग देंगे सारे रोजगार का। ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे 50 साल का गोल है, आज एक मकान बनाया, भाड़ा लिया, दूसरा लिया, तीसरा लिया, तो ज़्यादा से ज़्यादा नारी कास्ट के बच्चों को आप दिल्ली बुलाइए। क्योंकि दिल्ली घर है, मैंने खुद देखा है। कोचिंग वो लोग क्या करते हैं, मैंने उनसे पूछा था बिहारी बच्चों से कि हम लोग साहब सिविल से शुरू करते हैं, सिविल में 5 बार अटेम्प्ट करते नहीं मिलता है, तो हम लोग चले आते हैं AG ऑफिस के लिए, ऑडिटर जनरल, अकाउंट जनरल के लिए। वहाँ नहीं मिलता है तो पोस्ट ऑफिस के लिए करते हैं, वहाँ नहीं मिलता है तो बैंक के लिए करता है। कहीं ना कहीं मिल ही जाता है हम लोगों को। तो ये रोजगार मुझे मिलेगा, कब मिलेगा? जब मैं ट्रेनिंग दूँ। बिना ट्रेनिंग दिए रोजगार रेयर केस है 1% 2% को कि बिना ट्रेनिंग दिए। अभी जो IAS बनी है, टॉपर जो बनी है, लेडीज बनी है, उसने अपना स्पीच दिया था कि मैं कहीं ट्रेनिंग नहीं लिया, कहीं कोचिंग नहीं किया, लेकिन मैं 16 घंटे में पढ़ती थी और मैं IAS बन गया हूँ। मैं खुद ये दावा कर रहा हूँ कि IAS बनना कोई बड़ी बात नहीं है। यदि आप 6 महीने तक 16 घंटा यदि आप पढ़ें, बिना कोचिंग का आप बन सकते हैं। ज़्यादा तो इस पर मुझे टाइम मिलता तो बहुत एक्सप्लेन कर सकता था मैं इसके बारे में, क्योंकि मैं इससे जुड़ा हूँ। अब जो दूसरी बात यहाँ आती है कि स्कॉलरशिप की बात उन्होंने कहा था,
स्कॉलरशिप, तो ये तो रानी कैश दिल्ली संस्थान जो है उन्हें अच्छा काम किया है। मुझे लगता है 8 साल से ना 5 साल से उन्होंने स्कॉलरशिप देना शुरू किया है। मैं भी एक कंट्रीब्यूटर हूँ, मैं भी दान करता हूँ। लेकिन आज आपके इस मंच से मैं ये बोल रहा हूँ कि मैंने ये सोचा है 2026 से रानी कैश का एक लड़का और एक लड़की जो 12th पास करके इंजीनियरिंग में एडमिशन लेगा, उनको मैं अपनी तरफ से 1 लाख का मैं स्कॉलरशिप दूंगा मेरे तरफ से 2026 से। लेकिन उसमें ये नहीं वो रानी कैश दिल्ली की तरफ से जो ऐसा नहीं हो। हाँ, मेरा अपना रहेगा। मेरा कमेटी की तरफ से वो फॉर्म मंगावेंगे, स्क्रूटनी करें। उसमें मेरी लड़की दोनों अमेरिका में है, वो उसका होगा जज। वो जो डिसाइड करेगी 1 लाख रुपया किसको दिया जाए, वो दोनों लड़की डिसाइड करेगी और उसको मैं 1 लाख रुपया दूंगा। और उस स्क्रूटनी कमेटी में प्रोफेसर साहब भी रहेंगे। अब रोजगार की बात आप बोलते रहो कि देखिए, मैंने देखा कि सरकार में नौकरी नहीं है। किसी ने आज सुबह बोला था मारवाड़ी के बारे में, शायद सहरसा वाले कोई थे, कि मारवाड़ी के बच्चे अपना बिजनेस करते हैं। लेकिन मारवाड़ी और गुजराती में 2 अंतर है। मारवाड़ी के बच्चे पढ़ते नहीं हैं, वो 7वां 8वां पास किया बिजनेस में लग जाते हैं। लेकिन गुजराती बच्चे जो हैं वो इंजीनियरिंग करते हैं, सभी करते हैं। मुकेश अंबानी MIT और हार्वर्ड से पढ़े लिखे हैं, अनिल अंबानी हार्वर्ड से पढ़े लिखे हैं, ये सब गुजराती हैं। तो हमारे ख्याल से ये हम उस पर एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ। हमारे बच्चों को पढ़ना है और पढ़ने के साथ साथ ये नहीं सोचे कि रानी क्लास के बच्चे कि मुझे सरकारी नौकरी करना है, प्राइवेट नौकरी करें और उसके साथ साथ स्वर्ण रोजगार चालू करें। वो कैसे किया जाए, तो इसके लिए फंड की जो जरूरी है। जैसे भी आप ध्यान दीजिए, फंड की तैयारी कीजिए। और फंड की तैयारी करने के बाद ये मैं देखा गुजरात में, फिर मैं हमेशा गुजरात का उदाहरण दूंगा क्योंकि मैं वहाँ 45 साल से रह रहा हूँ वहाँ। वो क्या करते हैं कि जहाँ देखा कि किसी आदमी जो ग्रेजुएट बन गया, वो उस समाज के पास आते हैं कि भाई मैं ग्रेजुएट हो गया हूँ, चाहे इंजीनियरिंग करे या मेरी जो वो करे, मुझे कुछ बिजनेस स्टार्ट करना है। अब वो समाज जो है, वो समाज उसको 1 करोड़ या 50 लाख जो भी हो उसको उसमें दे देता है या बिजनेस करके दे देता है, बिजनेस करो। यदि फेल हो गया फिर से दिया, इस तरह 5 बार देते हैं, 5 बार के बाद नहीं देते हैं। तो वही मैं कहूँगा अपने रानी कैश समाज से भी, रानी कैश समाज फंड इकट्ठा करे और फंड इकट्ठा करके जो सक्षम है कि वो बिजनेस कर सकता है, बिजनेस का ट्रेनिंग लिया हुआ है, उसको वो रुपया उधार दे, वो लोन दे, फ्री में नहीं दे। और वो जब उनका प्रॉफिट शुरू हो जाए तो वो धीरे धीरे पैसा लेना शुरू कर दे। इस तरह से स्वरोजगार पर मुझे अग्रसर होना पड़ेगा। केवल रोजगार से कोई उपाय नहीं है, रोजगार नहीं मिल सकता है हमको किसी भी तरह। मैंने तो ये भी देखा गुजरात में, आप मानेंगे नहीं मानेंगे, इनकम टैक्स का हेड क्लर्क, सोचिए कितना पैसा इनकम होगा, उनकी वाइफ घर में काम करती है, क्योंकि वो भी एक रोजगार है। मैं अपने हाई कास्ट को नहीं कहूँगा, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। तो स्वरोजगार शुरू करना चाहिए, छोटा सा दुकान ही खोल ले। अभी जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, ये गेहूँ का समय आया, वो क्या करते हैं, एक मोहल्ले में 100 घर है, 100 घर के पास गया, भाई आपको कितना मन चाहिए? गुजराती लोग हमेशा इकट्ठा करते हैं चावल गेहूँ, तो बोला मुझे 5 मन चाहिए। तो 200 फैमिली 5 मन 1000 मन हो गया, वो लेके आ जाता है, एक ट्रक में सबके घर घर पर दे आता है, प्रॉफिट हो गया। आम का टाइम हुआ, आम खरीद के ले आया, सबके घर में दे आया। साड़ी का टाइम है, साड़ी बेच रहा है। इसी तरह स्वरोजगार जो है, स्वरोजगार बहुत जरूरी है। केवल आप ये सोचें कि मुझे सरकारी नौकरी मिलेगी, मुझे प्राइवेट नौकरी मिलेगी, ये पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह से
3-4 फंड जो जरूरी है। एक फंड है बोर्डिंग के लिए, और ये बोर्डिंग के लिए आप दिल्ली तक सीमित नहीं रखिए, हर एक डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए। शुरुआत में तकलीफ होगी, कष्ट होगी, कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, पैसे का अभाव होगा, लेकिन हमारे रानी कैंप में बहुत पैसे वाले हैं, ऐसी बात नहीं है, हम लोग गरीब हैं, लेकिन हमारे पास मैनेजमेंट नहीं है, उस पैसे को कैसे यूटिलाइज किया जाए वो नहीं है। तो इसके लिए किसी को आगे बढ़ना पड़ेगा। दिल्ली वाले आगे बढ़ रहे हैं, कहाँ भागलपुर वाले आगे नहीं बढ़ा। मैं तो भागलपुर में जन्म लिया हूँ, लेकिन दिल्ली वाले आगे बढ़े, इसके लिए बहुत उनको मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं कि आपने आगे बढ़ा। लेकिन आगे बढ़ कर मत रुकिए, इसको 50 साल का जो आपका गोल है उसको दिखाइए, आप कुछ करके दिखाइए, आप कुछ करेंगे। अब मुझे एक याद है भी, दिलीप कुमार घोष यहाँ होगा, कि इस बार जब मैं भागलपुर में था तो भागलपुर वाले सारे बोल रहे थे कि इस बार अच्छा प्रोग्राम किया है, अब अगले बार प्रोग्राम करेगा हम लोग सभी आएंगे। तो आप एक बार आगे बढ़ेंगे, एक बार कुछ दिखाएंगे, कास्ट परिवार के बच्चों को कुछ लाभ मिलेगा, उसके शिक्षा में, उसके रोजगार में। स्वास्थ्य पर मैं नहीं आ रहा हूँ, वो आगे बोल चुका है। तो आपके प्रति उनका एक आदर बढ़ेगा, आपके प्रति सांत्वना होगी, और वो आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ के आपको कहेंगे कि लीजिए मेरे तरफ से ये दान रहा, मेरे तरफ से ये दान रहा, और पैसे की अभाव नहीं होगा। आप आगे तो बढ़ो, इसके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन कोई आपको कमी नहीं होगी आपके पैसे लेने में, बहुत पैसे देने वाले हैं। आगे बढ़ाइए। और हमारा जो रानी कैस्ट है वो बहुत मेधावी बच्चे हैं, काफ़ी मेधावी हैं, लेकिन उनके पास सोर्स नहीं है, इनकम नहीं है कि वो आगे कैसे बढ़े। उनके पास कोई परामर्शदाता नहीं है कि उनको किस तरह से अच्छा सुझाव दे, सलाह दे, जिससे कोई आगे बढ़े। इस तरह से आप नारी कैस्ट समाज को आगे बढ़ाने के लिए ये सारी समस्याएं, शिक्षा और रोजगार बहुत जरूरी है। अब 2 मिनट बोल के मैं समाप्त करूंगा, वो डुएल वाला और मैं ख़त्म करूंगा। मैं 1995 में यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा अमेरिका में पढ़ाने गया था। तो एक प्रोफेसर है डगलस मोंटोगोमरी, जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के विद्यार्थी होंगे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या ऑपरेशन रिसर्च उनको जानते होंगे कि उन्होंने बहुत बुक लिखा है। तो मैंने उन्हें लिखा कि डॉक्टर मोंटोगोमरी को कि मैं अमेरिका आया हूँ, तो एक काम करो तुम मेरे पास आ जाओ। मैं उनके पास गया, 10 दिन था। तो उनको मैं पूछा, आप इन्हें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का प्रोफेसर हेड हैं और बुक्स लिखा है आपने स्टैटिस्टिक्स पर, ये कैसे? तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं डबल मेजर किया हूँ। मैं व्हाट इज मीनिंग ऑफ डबल मेजर? तो डबल मेजर ये है कि अमेरिका में ना 4 साल का डिग्री कोर्स है, इंडिया में 3 साल का डिग्री कोर्स है। तो 4 साल में क्या होता है, 8 सेमेस्टर हुआ। तो 8 सेमेस्टर में 6 सेमेस्टर में सभी बच्चे को 2-2 पेपर, हिस्ट्री, इंग्लिश, कॉमर्स, ज्योग्राफी, मेडिसिन, इंजीनियरिंग, आर्ट्स, सभी लेना पड़ता है। और जो लास्ट सेमेस्टर ईयर होता है उसमें 16 यूनिट लेना पड़ता है। जिस 16 यूनिट में वो लेगा उसको कहते हैं मेजर। जैसे बीएस केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री का 16 यूनिट उसने वहाँ पढ़ा है। अब वो 16 यूनिट केमिस्ट्री भी पढ़े और 16 यूनिट मेडिसिन भी पढ़े तो वो कहलाएगा बीएस। वहाँ बीएससी नहीं बोलता है, वहाँ एमबीबीएस नहीं बोलते हैं, वहाँ बीएस बोलता है, बीएस मेडिसिन। तो बीएस मेडिसिन भी कहलाएगा और बीएस केमिस्ट्री भी कहलाएगा। अब क्या है कि वो एक मेजर ले ले और एक माइनर ले ले, तो वो जिसमें मेजर लिया है वो डिग्री मिलेगा और उसका सब डिग्री होगा। आज अमेरिका में मेडिसिन के कोई मार, आज हमारे यहाँ क्या, वो नीट का एग्जाम दो, इंजीनियरिंग में गेट दो, जी दो, एडवांस जी दो। लेकिन ये आईआईटी पास करने के बाद यहाँ आईआईटी का बहुत कीमत है, बहुत इंडिया में बहुत वैल्यू है। 5-5, 10-10 साल से आईआईटी की तैयारी करते हैं। अमेरिका में 0 है। अमेरिका के यूनिवर्सिटी में जब आप पढ़ेंगे तो ये अगर ये बैठा हुआ है आईआईटी का प्रोडक्ट, ये बैठा है गुजरात यूनिवर्सिटी का प्रोडक्ट। हम ही लोग आईआईटी को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन दे रहे हैं। हाँ, इंडिया के लिए हो सकता है, किसी भी कंट्री के लिए आईआईटी नहीं है। तो इस पर भी एक खास ध्यान देने की जरूरत है कि ये डबल मेजर क्या है, डबल माइनर क्या है। और क्योंकि बहुत बोलने वाले बहुत लोग हैं, मुझे तो बहुत कुछ बोलना था, इतना बोल के मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। जय हिंद, जय बिहार। Professor Saab, we take it your words. You will contribute 1 lakh every year for a boy. One boy
and 1 lakh for each girl. Now ABRKS will recommend, say 2 or 3 people, your daughter will select one guy. No, you will select 10, 12. Acha, we will, 10, 12, you collect all this. right? Criteria should be economic criteria Yes. or intelligent. Yes, now, All this I will send to my doctor. yes, And doctor will finally decide one. yes. Our criteria is education come merit scholarship. Means come merit scholarship. So we give weightage to the merit as well as means. Economic criteria should be there. Yes, means. Why I am telling you, that there are many intelligent people belonging to poor family, but because of the money, because of the finance, they are not able to go to the engineering colleges. But whereas the students have merit, I agree. See, just 1 minute. See, during our period, how many people are getting 60% marks? Hardly 1 or 2 people. But now, what is happening? Everyone is getting 95% marks. Professor Saab, our scholarship name is itself means come merit. Just listen to me. Means those who we give weightage. We give weightage to 60% to the merit, or sometimes 60%, to rest 40% to the means. Means poor people get more importance for getting their scholarship. I am not agree with you. I am giving importance of merit and economy. Yeah, that is what I am trying to. Yes, same. Acha, we will continue. We will discuss this personally and pass on to Nihar ji. अभी हम लोग पिछले सत्र में देखे कि हमारे पटना से आए प्रशांत जी विशेषकर शिक्षा से काफ़ी जुड़े हुए हैं, तो हमारी उनसे गुजारिश है कि वो अपने विचार प्रकट करें। धन्यवाद मुझे मौका देने के लिए। मुझे मौका देने के लिए बहुत धन्यवाद। छोटी छोटी बातें अभी हमने सुनी है, मन को बहुत अच्छा भी लग रहा है, और कुछ बातें पता नहीं, मेरे साथ ये समस्या है कि अगर मुझे नागवार लगती है तो मैं बोल देता हूँ, कृपया बुरा न मानिएगा इस बारे में। और थोड़ी बात मैं भी यहाँ पर बोलना चाहूँगा। अभी सर से हमने जो नीचे डिस्कस किया था, तो सर इस बात पर सहमत थे कि क्लास 4 और ऑनवर्ड्स हम लोग जो है सो आइडेंटिफाई करना चाहेंगे बच्चों को, और उसके बाद वहीं से नर्चर करेंगे और उसको लेकर जो है सो ऊपर तक जाएंगे। अगर मैंने ठीक समझा था तो यही समझा था, क्या मैं सही हूँ? बिल्कुल। तो मेरे दिमाग में तभी से एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर आ रहा था कि किस प्रकार हम ये कर पाएँ। अभी सर ने कहा कि नहीं 4 से हम जो है सो नहीं करेंगे, 6-7 के बाद से कर सकते हैं संभवतः। इनका उद्देश्य था कि जब, ये भी अच्छी बात है जो सो, इसमें मुझे ऐतराज़ नहीं है, मतलब हाई स्कूल लेवल तक जाते जाते, सेकेंडरी लेवल तक जाते जाते आप उसको ये करना चाहते हैं, ठीक है। फिर मैंने पिछले सेशन में बात की थी कि बांटिए मत पैसा, दान देने के मैं खिलाफ हूँ। यहाँ मैं एक आदमी का और नाम लेना चाहूँगा। मेरे हिसाब से इस प्रसाल में हर आदमी उस आदमी को जानता है, अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल। अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल ने जब आविष्कार किया अपना डेटोनेटर का, आप जानते हैं, तो उससे जो भी कमाई हुई थोड़ी बहुत, वो सब उन्होंने जो है सो एक
संस्था के रूप में जो है सो नोबेल सोसाइटी जो है आज संस्था के रूप में दान दे दिया, और वो संस्था आज तक वो काम करती आ रही है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और हमारे साइंस टेक्नोलॉजी, उसके बाद इकोनॉमिक्स में भी जो है सो, शांति में भी, हर क्षेत्र में वो चीज़ जो है सो फ्लरिश होता जा रहा है। और हम आप इसके जो है सो महत्व को नहीं समझ रहे हैं, ऐसा तो हमको नहीं लगता, और देख भी रहे हैं आज, और एक प्रतिष्ठा बन चुकी है। तो फिर मैं कहना चाहूँगा कि दान मत कीजिए। हम तभी भी कह रहे थे कि एक इंस्टीट्यूशनल जो है सो वे में उसको काम कीजिए, एक इंस्टीट्यूशनल वे में उसको काम कीजिए। धन एक समस्या है ही। आप बहुत ही जो है सो एक तरह से अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे होंगे। सर ने 2 लाख रुपया प्रतिवर्ष डोनेट करने के की बात की। ऐसे कम लोग मिलते हैं, ऐसे कम लोग मिलते हैं। क्यों ना इसको एक इंस्टीट्यूशनल, ऐसे हो सकता है सर के पास क्षमता हो, हमारे पास नहीं है क्षमता, हम 5000 दान कर सकते हैं। तो आप एक इंस्टीट्यूशन बनाइए सर, ABRKS के बैनर तले, और उस इंस्टीट्यूशन के माध्यम से, ठीक है सर का 2 उसमें रहेगा। मेरे दादाजी सबलपुर गांव से उठकर BHU में पढ़ने गए। मेरे दादाजी कहते थे कि मेरी बहन बकरी बेच के हमको वहाँ भेजी। बकरी बेचने के बाद वहाँ उनका एडमिशन हुआ, और तब आपको खुशी होगी जान के 2 स्कॉलरशिप के बल पर उनको जो है सो पढ़ाई करने का फायदा हुआ। एक कृष्णकांत गौड़, जिनको बेढप बनारसी कहते हैं, उन्होंने जो है सो इनको ग्रामेरियन की उपाधि दी, और एक जो है सो स्कॉलरशिप इनके ना, दूसरा स्कॉलरशिप तत्कालीन जो है सो पुरुषोत्तम दास टंडन का था। आपको शायद नहीं मालूम हो, मैं आपको बताता हूँ, मैं ये मेरे घर की बात। और स्कॉलरशिप से वो पढ़ाई पूरी हुई, और उन्होंने पूरी ज़िंदगी, आपको हमने अभी थोड़ी देर पहले कहा है कि मेरे दादाजी हाई स्कूल टीचर थे, तो पूरी ज़िंदगी उन्होंने उस स्कॉलरशिप के हिसाब से काम किया। तो मेरा मतलब है कि एक संस्थागत रूप से एक फंड डेवलप कीजिए, जिनमें सर के नाम से 2 स्कॉलरशिप, और भी कोई लोग हों तो थोड़ा थोड़ा, कुछ लोग रैंडमली देना चाहते हो दान के तौर पर, वो दें। इस तरह से आप जो है सो ऐसा मत कीजिए कि फलाना स्कॉलरशिप फलाना को देंगे, तो फिर आपकी आंख उस पर जाएगी। आप मैं मतलब जब से मैंने MSc पास किया है तब से मैं पढ़ा रहा हूँ, और कभी भी क्लास में पैसा का कलेक्शन में मैं इन्वॉल्व नहीं रहा हूँ, क्योंकि जैसे ही बात होगा कि फलाना आदमी नहीं दिया है तो आंख उस पर चली जाएगी। मैंने कभी भी पैसा कलेक्शन के लिए दूसरा आदमी जिम्मेवार होता था, तो मैंने संस्था को चलाया है, तो मैं इस चीज़ को ठीक से समझता हूँ। जब आप स्कॉलरशिप, मतलब आप जो है सो उसको इस तरह से जो है सो कीजिए। एक दूसरी बात, आपके पास दान देने वाले कितने हैं, कभी आपने एस्टिमेट किया है? प्रशांत सिन्हा जो आपके सामने बैठा हुआ है, वो कमाने खाने वाला आदमी है, और आपके प्रसाल में अधिकांश ऐसे। मैं एक राणीकास्त की बात और करता हूँ, सब लोग जानते हैं उनको, डॉक्टर श्याम सुंदर घोष। उन्होंने प्रेमचंद्र पर जब आलोचना लिखी थी, तो उन्होंने लिखा था कि मध्यम वर्ग कोई वर्ग नहीं होता, मध्यम वर्ग मतलब एक निम्न वर्ग है। कम्युनिज्म को भी जाकर पढ़िए, आपको ये मिलेगा। मध्यम वर्ग वास्तव में एक निम्न वर्ग है, जिसका मेंटल स्टैंडर्ड ऊपर हो गया हमारा आपका। हम मध्यम वर्ग हैं। 3 महीना सरकार दरमा नहीं देगी ना, तो कल्पना नहीं कर सकते आप। 3 महीना नहीं देगी सरकार दरमा, नहीं कल्पना कर सकते हैं कि आपके साथ क्या हुआ, आपके कौन कौन से EMI बंद होने लगेंगे, खाने की क्या स्थिति हो जाएगी। तो ये बड़ा कठिन
स्थिति होता है। इसलिए आप ये जोड़ लीजिए सर कि आपके पास, आपको धनार्जन के सर्वे में ये भी देखना होगा कि कितने लोग सक्षम हैं दान देने के लिए। ये बहुत जरूरी है। तो उसको एक प्राइमरी जो है सो वो ये देखिए, हाँ सर ने कह दिया 2 लाख रुपए, ये सक्षम है, और जो है सो और भी लोग सक्षम हैं, आप भी हम भी कुछ तो कर ही सकते हैं। लेकिन अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के स्तर पर होगा तो हम फंड जनरेट कर सकेंगे और उसको बच्चों के लिए जो फ्रूटफुली जिसको जो रिजल्ट दे सकते हैं उसको करेंगे। तो खैर ये चूंकि यहाँ पर चर्चा हो रही थी तो इसको मैंने जो है सो हाथ में ले लिया। मैं और थोड़ा सा आप पीछे चलूँगा। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कोई बच्चा इस योग्य भी है कि आप छात्रवृत्ति ले? ये समझिए, कोई तो ऐसा होगा। कैसे आइडेंटिफाई कीजिएगा बताइए? नहीं कर सकेंगे आप आइडेंटिफाई। हो सकता है आप उस बच्चे को 2 लाख रुपया दे दिए, 2 साल के बाद आपको अफसोस होगा। 2 साल के बाद आपको अफसोस हो सकता है। कैसे मॉनिटरिंग करेंगे? नहीं कर सकते आप, नहीं कर सकते। मुझे 11वीं क्लास में 720 रुपये की स्कॉलरशिप मिली। मैं अपनी बात बता रहा हूं। जिस दिन मिली 400 रुपये का मैंने बल्ला खरीद लिया बीडीएम का क्रिकेट खेलने के लिए। क्या ये स्कॉलरशिप इसी पर्पस के लिए था? मैं आज इस बात को बोल पा रहा हूं क्योंकि मैंने खुद किया है। जरूरी नहीं है कि वो फ्रूटफुली इस्तेमाल हो सकेगा। और आपको जो है सो इस बात का ख्याल अवश्य ही रखना होगा। मैं चाहता हूं, सर ने जो कहा 4th क्लास से आइडेंटिफाई करना, मैं इसके बिल्कुल सहमत हूं। बच्चा को आप आइडेंटिफाई कीजिए उसका जो है सो एक्टिविटी से, उसकी बोलने की क्षमता से, उसके क्रिएटिविटी से, उसके जो है सो काम करने के तरीके से, उसका मैथमेटिकल अप्रोच, उसका लॉजिकल रीजनिंग अप्रोच, ये सब चीज़ों पर काम कीजिए। और इसके लिए एक टीम बनाइए सर। आप कर सकते हैं ऐसा। इसके लिए एक टीम बनाइए। हम लोग आपको सहयोग देने के लिए तैयार हैं। हम लोग आपको सहयोग देने के लिए तैयार हैं। और ऐसा करके समाज के पूरे बच्चों, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो माने बोलना तो नहीं चाहिए, माने वो हाशिए से बाहर है। हम लोग यहाँ पर जो भी चर्चा कर रहे हैं ना, आईआईटी, आईएसएम और आईएएस आईपीएस की, उससे हट के हम बात करना चाहिए। जो लोग को रोजी रोजगार चाहिए, हमारे गांवों का एक बड़ा तबका, हम जो है सो पटना में है, दिल्ली में है, फलाना में है, हमारा कोई भाई तो जरूर गांव में। और उसके लिए वातावरण क्या दिल्ली वाला कोडिंग वाला एनवायरनमेंट है क्या? बेंगलोर वाला कोडिंग वाला एनवायरनमेंट है? उसको लाइए सर सामने, और उसको लाने के लिए जो काम करना है वो करने की जरूरत। समय कम है, मुझे इंडिकेशन भी मिल चुका है। मैं यहीं पर आप सबों का धन्यवाद करना चाहूँगा। मैं अमरजीत कुमार, बांका समिति का उपाध्यक्ष, विषयवार बिंदु शिक्षा पर चर्चा। सभी विद्वान वक्ताओं ने अपने अपने वक्तव्य से इस प्रसाल को जागृत किया। मैं काफ़ी लोगों की बातों से सहमत हूँ और काफ़ी लोगों के बातों से असहमत भी हूँ, लेकिन प्रशांत जी के बातों से मैं 100% सहमत हूँ और मैं इनके वाणी का समर्थन करता हूँ। प्रशांत जी के वक्तव्य को यदि हमारे समाज में अमली जामा पहनाया जाए तो हमारा समाज आगे और बढ़ेगा। मैं इस बात का पूर्ण समर्थन करता हूं और मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार, मेरा नाम चंदन कुमार दास है। मैं मुखरिया का रहने वाला हूं, हाल निवासी दिल्ली।
शिक्षा के ऊपर जो इन्होंने सबसे पहले दुर्गेश जी ने जो डिटेल बताई सारी, मैं बीच बीच में जाते रहता हूँ अपने भागलपुर बखरिया जो मेरा घर है। मैं जो भौतिक स्थिति है उसके बारे में थोड़ा बात करना चाहूँगा। हर माँ बाप अपने बच्चों को 10वीं तक तो पढ़ा देते हैं और कुछ लोग 12वीं तक पढ़ाते हैं, और 10वीं 12वीं के बाद जब ग्रेजुएशन में बच्चे जाते हैं, मैंने जो अपना अनुभव देखा है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, उनको सही दिशा नहीं मिल पाती है, उनको सही सजेशन करने वाले नहीं मिलते हैं। क्योंकि हर गांव से जो अच्छे पढ़ लिख के बंदे निकलते हैं वो निकल के बाहर अपनी जीवन शैली में सम्मिलित हो जाते हैं। मैं भी आके यहाँ पे बिजी हो जाता हूँ, सभी लोग अपने अपनी जीवन शैली में सम्मिलित हो जाते हैं। हमारे पीछे जो बच्चे हैं उनको सही दिशा देने वाला कोई नहीं होता। बच्चे 10+2 में साइंस 80% लाते हैं, पता चला BA में आर्ट्स ले लिया, लाइफ का ट्रैक नहीं पकड़ पाते हैं। तो वहाँ पे भी काम करने की बहुत जरूरी है कि उनको 10+2 के बाद 10 के बाद जो काउंसलिंग लेवल का काम है, सही दिशा दिखाने का काम है, वो लेवल पे भी काम किया जाए। जैसे दुर्गेश जी के जितने भी पॉइंट थे वो वैलिड है, उसके अंदर इसके बारे में भी सोचा जाए। मेरा इतना ही कहना है। थैंक यू। बस अगर 2 सेकंड का परमिशन हो तो मैं एक एप्रिसिएशन वाली बात करना चाहूँगा। अभी लंच से पहले स्वास्थ्य के ऊपर चर्चा हो रही थी और उस विषय में मैं अभी नवीन मित्रा जी का बहुत बहुत दिल से आभार। बहुत के सहयोग से मुझे अभी पीछे 1 महीने से मैं मेडिकल के लिए बड़ा परेशान था, और उनके 1 महीने उन्होंने मुझे बहुत सहयोग दिया। इसके लिए मैं उनका दिल से धन्यवाद, और मैं चाहूँगा सभी लोग उनका अभिनंदन करें। बड़ी अच्छी बात है। और इस क्रम में धनबाद से आए हुए श्री राकेश जी, उनको भी हम सुन लें तो थोड़ा सहूलियत होगा कि फिर हम लोग इसको कंक्लूड करें। सर्वप्रथम वंदनीय मातृभूमि, आज अखिल भारतीय राड़ी काज संगठन दिल्ली शिखर सम्मेलन में उपस्थित मंचासीन अतिथिगण, सम्मुख बैठे हमारे ज्येष्ठ सभी रिश्तेदार कहीं कहीं किसी रूप से होंगे, सब बड़ों को प्रणाम, छोटों को शुभ आशीष। मैं सभी सत्र को गौर से सुन रहा था। अगर आप लोग असहमत होंगे तो होंगे, क्योंकि हमारा आदत है कि हर बात को एकदम प्रखर रूप से रख देना। अभी तक आप लोगों ने सिर्फ रसमलाई खा रहे थे, थोड़ा सा नीम का कड़वा घूंट भी पी लीजिए। आप सभी लोगों ने अपना बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा है कि ये करना है वो करवा देना। करना किन के लिए? ये हमारे गांव में पड़े हुए बच्चे सब हैं, तो उनको कैसे आप आगे लाएंगे? बहुत अच्छा बात है कि भाई हम देखेंगे फाइनेंशियल, तो क्या आप गुजरात में बैठ के देखेंगे, आप दिल्ली में बैठ के देखेंगे, या मैं धनबाद में बैठ के देखूंगा? उसके लिए आपको गांव में प्रवास करना होगा, उसकी भी एक टीम बननी चाहिए। और सबसे विडंबना है कि 40 पार करते ही हम लोग को समाज की याद आ जाती है, अपने परिवार की याद आ जाती है। यहाँ युवा वर्ग को आना चाहिए था, अपने घर के परिवार के सदस्य को। युवा क्यों एक दिन स्कूल नहीं छोड़ा सकते हम लोग? उनको नहीं बता सकते हैं कि हमारा समाज क्या है, पूर्व में क्या थे? संस्कार से जोड़िएगा तो बहुत ये जो अब सम्मेलन कर रहे हैं ना, और भी बढ़े बिखरेगा। हम लोग के साथ यही विडंबना है कि जब 40 पार करेंगे और सिर्फ हम लोग आएंगे, प्रबुद्ध लोग आएंगे। अब शिक्षाविद लोग हैं, डॉक्टर सलाहकार हैं। हमारी दीदी आज 30 साल के बाद हमसे भेंट हुई है। उन्होंने रामायण लिखी अंगिका भाषा में, 30 साल के बाद आज भेंट हो रही है। क्योंकि मैं अपने आप को संगठन प्रति समर्पित किया हुआ हूं, इसलिए मैं घर पे भी नहीं रह पाता हूं, कभी पहाड़ में रहता हूं तो कभी 5 स्टार होटल में भी रहता हूं। लेकिन मैंने हर संगठन में अपने काम करते हुए समाज को देखा है। हम लोग संगठित नहीं है। ये 2021 के चुनाव बिहार से समझा, कहलगांव से, कि मैं जिस गांव में गया सभी अपनी जातिया का प्रमुख रूप से कहा मेरा कौन प्रतिनिधित्व करेगा हमारा। जबकि यादव समाज से खड़े थे, यादव लोगों ने सीधा बोला कि हमको पहले तो समझ में नहीं आया, जब बूढ़े लोग बोले कि नहीं वो बाइकआउट कर रहे हैं, तब हमको भेजा गया। वहाँ गए, बात कर रहे, तो बोला कि आप एक दातुन के चक्कर में हम गछुए कबाड़ दें। वहाँ के बुजुर्ग लोग ने हम बताया उस गाँव का। बोला मतलब नहीं समझ पा रहे। तो बोला आपने एक यादव को खड़ा किया है, हमारा लालू यादव पूरा गाछ है, उसको कबाड़ देंगे? आप अपना यादव को ले जाइए। एक भी नहीं। वो लोग संगठित हैं, मूर्ख कहिए चाहे जो कहिए उनको। और हम लोग के जिस गांव में कास्त गांव में गए, हाँ ठीक है, सब बात पर हाँ है,
कोई मतलब नहीं कि अरे हमारे लिए नाला दे दीजिए, मेरे लिए रोड दे दीजिए, हमारे समाज को कुछ ये करिए। कोई बोलने वाला हमारा समाज के तरफ से ऊपर में नहीं है। आप अच्छे जगह पे पहुंच गए हैं, अपने आप को मजबूत कर लिए हैं, पर वो जो नीचे है, जो गांव में बैठा हुआ है, वो अपने उसी हाल में जी रहा है। उन्होंने ठीक कहा कि पहले से उसको बताया जाए कि कैसे क्या करना है। मैट्रिक के बाद बदमाश हो जाते हैं, बाप के पास पैसा नहीं रहता है तो किस लाइन में डालेंगे, बेचारा वो प्राइवेट जॉब दिल्ली में करने आ गया, वो प्राइवेट जॉब दिल्ली में करने आ गया। अगर उसके अंदर में, और एक तो मैं बता दूं, ये गॉड गिफ्टेड है हमारा समाज का कि बुद्धिजीवी वर्ग हम लोग हैं, ये तो भगवान ने दिया है। शिक्षा की जरूरत में सिर्फ खाली उनको सहयोग कर दीजिएगा ना तो पूरा वो IPS नहीं देख रहे थे ना, सब मिल जाएंगे। बस खाली हम लोग को सहयोग करने की जरूरत है। और हम लोग गांव में जाएं, एक टीम बनाइए। 50 साल आप ने भी दौड़ा है, सबों ने यहाँ दौड़ा होगा, 50 साल उम्र पार करके सिर्फ कमाए हैं। बच्चों को बताइए कि इस कमाने में आपने क्या खो दिया, उनको खोने का। ठीक है, कमाना, पैसा तो आता ही जाता रहेगा, कमाना तो है ही हम लोगों को, लेकिन देखो हमारा गांव चलो, संस्कार देखो, समाज देखो। मैं बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा, आप लोगों के सामने मैं अपने बातों को विराम देता हूं। प्रणाम करते हैं अपने बड़ों को, और इस तरह के संगोष्ठी को, इस तरह के सम्मेलन को कंसेप्ट करने को। और आज हम यहाँ पर कुछ बात करने आए हैं, और बड़ी अच्छी भी कहेंगे और बहुत ज़रूरत वाली बातों भी कहेंगे, क्योंकि जो हमारा जड़ है, गांव जिसको कहते हैं, गांव में हमारे लोग वो सिंचित तो नहीं हैं, ये उदाहरण हम लोग सब जानते हैं और सब करते हैं। हमारे किसी गांव में शादी विवाह या कोई आयोजन हो, आज एक समय सब लिखते हैं फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे कि बच्चे में हम ऐसे थे, एक छत के नीचे सो लेते थे, घंटों बात कर लेते थे, बिजली नहीं होती थी, कुछ नहीं लगता था। आज नहीं करते हैं, और हर लोग ये बोलते हैं कि अरे आप छोड़ दीजिए, बच्चों को क्या। और बड़ी दुखद बात हम इस सही में आपने बोला, ये दुखद बात हम शेयर भी करना चाहेंगे, क्योंकि इस खास करके अर्थ संग्रह के क्रम में बहुत लोगों से बातचीत, अपनापन, अपनी बातें और बहुत आक्रोशित बातें भी होती हैं। उस आक्रोश में कभी ये जैसे कहे कि सर आपका लड़का बैंक में बड़ा उच्च अधिकारी है, वो अगर स्कॉलरशिप में आपने तो दिया ही, कहीं वो लड़का है वो ज़्यादा रिलेट करेगा लड़कों से उनके। अरे निहार बाबू की बोले छा मत दयन दिलियों कथी लोगों का कहो, ये बात छोटा मोटा नहीं है। आप इस बात को यूँ समझिए कि हम अपने बच्चे को अपने परिवार जन तक मिलने से बहुत, ठीक है परीक्षा है, ये है, वो ज़रूरत है, जो ज़रूरत है वो प्रायोरिटी में आता है, सब जानता है। लेकिन आज संगठित नहीं होने का भी दर्द है, और संगठित करने के लिए जो ये मुहिम कर रहे हैं हम लोग, घंटों बात कर रहे हैं, दूर दूर से आके बात कर रहे हैं, इस मुहिम में आज सबका दर्द छलक भी रहा है। कोई प्रकट कर देता है, कोई नहीं बोलता है। कर रहे हैं किसके लिए? ये बात सही है, कर किसके लिए रहे हैं? हम अपनों के लिए। आज शिक्षा पे कुछ काम करके या स्वास्थ्य पे काम करके हम अपने लोगों के लिए ये बोल करके हम कितना आह्लादित हो रहे हैं कि हम लोग सोच रहे हैं, लेकिन जब करने की बात होती है, ये सही बात है कि गांव से जब नाता से ग्राम जो यात्रा की बात हमने कही थी, तो एक रिस्पांस उस तरह का नहीं हुआ कि क्यों गांव, तो क्यों हम लोग ये कर रहे हैं। आज जैसे ये स्कॉलरशिप का निकलता है, सब लोग बोलता है कि अरे तोरा गांव में कोई है जरा कि मना हेनो हेनो अथी है, फिर क्यों जाते हैं? तो बेसिक चीज़ पर अगर हम फोकस नहीं करें, हम बड़ी अच्छी दुर्गेश ने ये बहुत अच्छा बात बताया कि ये से पोर्टल ये करना है, क्योंकि हम नए समय में जा रहे हैं, तो नए समय से विरत भी नहीं हो सकते हैं। लेकिन पुराने और नए का जब तक प्रॉपर समन्वय नहीं होगा, बिना समन्वय के कुछ हो नहीं सकता है। आज हमारा सब जगह, हर एक टाउन में, बड़े बड़े टाउन में जहां हम लोग
200-400 फैमिली 100 फैमिली रह रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है कि वहाँ संगठित हो रहे हैं, लेकिन वहाँ संगठित होने का फ़ायदा तभी मिल जा सकता है जब तक हम समन्वय में नहीं हैं। समन्वय जैसे आज अभी कुछ दिनों के बाद सब जगह रिजल्ट निकल गया है। दिल्ली विगत 5 साल से हम लोग कोशिश कर रहे हैं, स्कॉलरशिप एक माध्यम है जुटने का। ये समय के साथ ये जो प्रशांत जी का जो विचार है, उस तरह का विचार जब आता है तो उस पर बात होती है और अब काम करने के लिए उद्यत होते हैं, काम करते भी हैं, काम कर भी लेंगे, लेकिन एक समन्वय होगा तब। आज बांका, भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया, इनके बीच का कई बार अगर हम रिक्वेस्ट करें कि ये अपने आसपास के गांव में एक सर्वे करें कि हमारे कैसे कितने परिवार ऐसे हैं जहां सचमुच अर्थ के बिना उनके बच्चों की पढ़ाई तक काफ़ी डिस्टर्ब है। आपको हम रीसेंट उदाहरण देते हैं, पिछले 13 तारीख को जैसे हम लोग जो भागलपुर अप्रैल में गए, वहाँ 2-3 बच्चे ऐसे हैं जिनके पिताजी को बच्चे को परीक्षा सेंटर में ले जाने का, वो बच्चा खड़ा नहीं हो सकता है, वो बच्चा अपने आप खड़ा नहीं हो सकता, उसको व्हील चेयर की ज़रूरत है, उसके पिताजी के पास इतना पैसा नहीं कि वो उनको सेंटर पे ले जाए। और बिहार सरकार के तरफ से उसको राइटर दिया गया, तो इसकी स्थिति कितनी खराब होगी उस लड़के की। और लड़का ने 85% लाया, जो चलने के काबिल नहीं है, जिनको खाने का प्रॉब्लम है, जिसके पिताजी के पास अपने स्वास्थ्य के लिए 200-400 रुपया के लिए किसी को देखता है, तो कौन सर्वे करेगा? हम ही आप ना। हम जो अपने गांव जो आसपास में रहते हैं, आज तक जयदेव दा को शायद याद होगा और बहुत अच्छी तरह से याद होगा कि पिछले महासम्मेलन में, महाधिवेशन जिसको कहते हैं, वहाँ एक कुर्सीनामा या डाटा की बात हुई थी। उससे डाटा से ये निकल के आता है कि हमारे कितने लोग कहाँ पदस्थापित हैं, कौन प्रोफेसर हैं, कौन डॉक्टर हैं, कौन इंजीनियर हैं। हम कैसे शिक्षा, रोजगार, स्वरोजगार सबकी बात कर रहे हैं, समन्वय नहीं होगा। ये बात अच्छा है, आपको हम एकदम सामने 1 मिनट में उदाहरण देते हैं। पिछले 1 साल में हम लोगों ने 50 लाख रुपया जमा किया, यही हम लोग सबको आपस मिलकर। भागलपुर में 18-19 लाख और 3-4 लाख उसके पहले उनका मकान का, 8 लाख उनके मकान का, तो समझिए करीब 30 लाख। विगत यहाँ पर पिछले इसमें स्कॉलरशिप के और दशहरा के क्रम में 10 लाख, अभी हम लोग बढ़ जा रहे हैं उसी ओर। तो दिया कौन? हम ही आप दिए ना। तो समन्वय किया गया, समन्वय हो अगर सब जगह से। अब वो समय आ गया है कि ठीक है, हम अपने अपने शहर में, अपना अपना संगठन में, वहाँ लोकल स्थानीय स्तर पर तो काम करें, लेकिन एक केंद्रीयकृत स्तर पर अगर काम नहीं करेंगे तो इतना बड़ा जो 20 से 50 का जो सपना है, वो कहीं होना जो है काफ़ी एक मुश्किल भरा काम है। और अभी जो वाइब्रेशन हुआ, जब हम बच्चों को आज तक अपना गांव, अपना समाज, अपने लोगों से, अपने रिश्तेदार से मिला नहीं सकते हैं, तो क्या आप अब उम्मीद करते हैं कि वो कल कुछ होगा तो वो उस तरह से जुटेंगे जिससे आज हम लोग जुट पा रहे हैं? शायद नहीं। आज बेंगलोर और यहाँ हैं, आप कहते हैं, लगता है कि हाँ काका कुछ कर रहे हैं, ठीक है कुछ हो रहा है, कल उनके बच्चों ने तो देखा ही नहीं है हमें, तो कैसे होगा? ये जो इसीलिए वेबिनार या कोई भी तरह का मीटिंग हम सबसे हाथ जोड़ के आग्रह करते हैं कि ये जो अभी वाइब्रेशन है उसको चैनलाइज कीजिए। मतलब हर जगह हम लोग कुछ इस तरह से करें। ठीक है, इतने बड़े स्तर पे मिलने का कार्यक्रम नहीं हो, लेकिन अगर समाज उत्थान का जब बात है तो वो शुरू होता है गांव से। गांव से इसलिए कि गांव में प्रायः वो लोग अभी रह रहे हैं जो अपना, जिनका खेती बाड़ी या थोड़ा सामान्य रूप से रोजगार है, बाकी रोजगार के लिए बाहर गए हैं। तो बाहर में बहुत लोग आकर के भी नहीं जुटे। जैसे दिल्ली में हमारे हज़ारों परिवार हैं, फिर भी हम लोग अभी तक जो है इतना कोशिश किया गया, इतना कोशिश के बावजूद भी अभी ये अप्रोच उतना दूर तक नहीं पहुंचा। तो ये सारी बातें, ठीक है, शिक्षा पर इतनी सारी बातें हुई, इसलिए विशेष रूप से शिक्षा पर हम इतना ही कहना चाहेंगे कि विगत 4-5 सालों में एक शुरुआत भर है जिसमें कि
100 से ज़्यादा बच्चों को रिलेट कर पाए। और आदरणीय प्रदीप दा का ये हम कहेंगे कि एक हमारे लिए संदेश था कि जो बच्चों को हम लोगों ने 4-5 साल पहले नर्चर किया था थोड़ा बहुत इससे शिक्षा के माध्यम से, और तो वो लोग क्या कर रहे हैं, तो आपको बड़ी खुशी होगा ये जानकर कि पहले साल जो 8 बच्चों को स्कॉलरशिप के माध्यम से हम लोग जुड़ पाए थे, 8 बच्चे में 3 बच्चे बीटेक फाइनल में हैं, जिनको कल उनको पढ़ाई में दिक्कत था। और आपको रोना भी आएगा, आंख में आंसू भी आएगा कि जब वो बच्चे कभी फ़ोन करके कहते हैं कि काकू ये हमारा छोटा वाला भाई का ये है, काकू स्कूल नहीं जा पा रहा है। ठीक है, सरकारी संस्थाएं हैं, सरकारी स्कूल में जाने के लिए फैसिलिटी है, लेकिन बहुत समय ऐसा समय आता है ना जहां 100 रुपया के लिए प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये स्कॉलरशिप या ठीक है उसको हम लोग कैसे, एक आया बोर्डिंग स्कूल का, इस तरह का कई बात है। और बड़ा अच्छा है कि इस तरह के शिक्षा से जुड़े लोग हमारे मंच पर हैं। और ये अभी अगर अखिल भारतीय स्तर पे हम लोग इसको समन्वय करके और हम आगे बढ़ें और गांव से खास करके सब जो आरके का हर एक टाउन का, विशेषकर हमारे बांका, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर, उनसे विशेष अनुरोध कि अपने आसपास के गांव में अपने परिवार को एक सर्वे जरूर करें कि रियल में किसको क्या, जैसे हम स्वरोजगार की बात करें या स्किल डेवलपमेंट की बात करें, तो ऐसा नहीं कि हम लोग यहीं रुके हैं। हमने डीएम बांका से भी बात किया था, पिछले जो डीएम थे जो अभी पूर्णिया चले गए हैं, कि वो कैसे हम लोग कुछ चाहते हैं कि स्किल डेवलपमेंट पे, तो ठीक है उन्होंने बोला कि कास्ट बेस पे तो हम नहीं कर सकते हैं। तो हम कहे कि नहीं, कास्ट बेस पे नहीं कर सकते हैं, कुछ ऐसा है जिसमें कि हमारे जो जिनका रिजल्ट अच्छा या कुछ ऐसा है जिसमें सुविधा मिले। बात नहीं बनी। एक बार बॉम्बे के किसी इंस्टीट्यूट से बात किए थे कि स्किल डेवलपमेंट में हमारे बच्चे रोजगार के लिए, वो बात थी 2021-22 की, कि कैसे, तो वो बोले कि देखिए हम महाराष्ट्र से बाहर बहुत कहिएगा तो पटना तक आएंगे, लेकिन फिर वही रहने खाने की बात हम फ्री आपको दे देंगे, जैसे पैरामेडिकल्स में खास करके बात। तो ये जो विज़न है, ये नहीं कि ABRSK का कोई ना कोई शुरुआत करता है, कहीं से कहीं गठित होता है और कहीं कोऑर्डिनेट होता है। तो अब सब मिलके उसको कोऑर्डिनेट कीजिए, और जब समय आए तो ऐसा नहीं कि वो केवल राड़ी कायस्थ के मंच पे, सोशल मीडिया के मंच पे और चाय के चुस्की में चले जाए। वो गंभीर बात को थोड़ा करना होगा। अनिमेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने शुरू से इस क्षेत्र में खास करके ये जो हम लोग शुरू कर पाए हैं, इनमें इनका योगदान शुरुआती दौर में रहा कि इन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे करना है। हम लोगों ने मिलकर कंसेप्शन किया और किया, तो ऐसे ही अब करने की बारी है। बात करने तक तो हम लोगों ने 50-100 साल तक बात किया, अब करने की बारी है। और इसी करने की बारी में हम लोग एक कदम आगे बढ़ेंगे। और आज हम विश्राम करते हैं इस बात को लेकर कि आने वाले समय में छोटा छोटा चीज़ को हम लोग आत्मसात करने के लिए कलकत्ता से आए हैं। वो इसलिए नहीं आए हैं कि बात सुनी जाए, बात कैसे की जाए वो चिंतन मनन करते हैं, उनके लेख में दिखता है। अब लेख में दिखता है, उसको अब धरती पर उतारना है ये। और इसके लिए हम लोग को अब गंभीर चिंतन कुछ ऐसे आदरणीय हमारे अभी वर्तमान जो हमारे अध्यक्ष महोदय हैं, उनको हम इस डायस से, इस शिक्षा पैनल के माध्यम से एक अनुरोध करना चाहेंगे कि जिस भी विषय पर आदरणीय जयदेव दा तो हैं, संयोजक हैं, और इसके बाद मंथन के बाद ये सब जानते हैं कि हम मंदार क्षेत्र से हैं। जो मथनी उस समय आज के डेट में प्रयागराज से आए हुए हैं, तो प्रयागराज में इतना कुछ हुआ, लेकिन हमारा मंदार आज भी उस नीरवता के साथ देख रहा है कि हम वो जो आज सब कुछ हो रहा है, जो सब वाइब्रेशन पा रहा है वो हमसे पा रहा है, लेकिन वो आश्वस्त है कि अब राड़ी कायस्थ जागृत हो चुका है और हम लोग इसको, उनको, उस वैभव को, मंदार के उस वैभव को अपने इस कार्यों के माध्यम से अब उनको दें।
और इसमें जो है हम लोग 4 क्लास हो, 5 क्लास हो, 8 क्लास हो, ये गंभीर चिंतन का विषय है। ये थोड़ा कम समय में हम लोग इसको डिसाइड नहीं कर पाए, लेकिन अच्छा है कि ये बिंदु आया और इस बिंदु को एक समन्वय समिति बनाया जाए जिसपे कि शिक्षा पर विशेषकर पूरे भारत के हर एक संगठन से या, और ये बात बहुत दिन से अमरिंदर को भी पहले भी हम लोग आपस में चर्चा किए कि स्कॉलर्स जो हैं, हमने रामकृष्ण जी से भी बात किया या बहुत सारे ऐसे प्रोफेसर से हमने व्यक्तिगत रूप से 4-5 सालों में एकदम इस बारे में बहुत बात किया है कि कैसे हम लोग इसको शिक्षा के क्षेत्र में आपके माध्यम से कैसे हम लोग इसको आगे ले जाएं। तो सब लोग का विचार था कि एक शिक्षाविद का एक संगोष्ठी हो, ठीक है, जैसे हो ऑनलाइन का भी है, कभी ऑफलाइन का भी है। हो सकता है कि पटना में इसी विशेष बिंदु पर ये जो शताब्दी का जो हमारा वर्ष चल रहा है, अमृतकाल का 1 साल, उसमें शिक्षा पर ही एक कॉन्फ्रेंस, छोटा सा कॉन्फ्रेंस कर लिया जिसमें शिक्षाविद का, जैसे जयदेव दा के आज्ञा से हम लोग अब शिक्षा का एक ग्रुप बना करके उसके बाद वहाँ उसका ये हो, और तब हम लोग कोशिश करें कि 2-4 साल में ये दिखे धरती धरा पर कि राड़ी कैस्ट में जो पोटेंशियल है, अब बच्चों को पैसा के लिए या किसी इस तरह के, जैसे सजेशन की बात हुई, सजेशन के नहीं होने के माध्यम से कोई रुके नहीं, और इस अविरलता के लिए प्रणाम करते हुए अपनी वारी को विराम देते हैं। मैं क्षमा चाहूँगा, आई एम जस्ट इंटरवेनिंग। वी आर ग्रेटफुल that people have from different districts of Bihar have come. I will explicitly, more or less, those people who are from Delhi are here. They all know about how our structure of scholarship is there. I'll take only 1 minute. For those people who have come from outside, अभी जैसे प्रोफेसर साहब ने अपने पिताजी के नाम पे एक लड़के को हर साल 1 लाख रुपया और माताजी के नाम पे एक बच्ची को हर साल 1 लाख रुपए दे विल गिव। दैट नेम ऑफ द लिस्ट, नेम ऑफ द पीपल whom we will recommend will be finalized by her daughter who is in US. Now, जैसा जब मैं बोल रहा था तो मैंने ये ब्रीफ बताया भी था, मैं थोड़ा इलाबोरेट कर रहा हूं। आई थॉट कि बहुत हम लोगों को कम समय है, लेकिन सबने, कोई भी सज्जन 40,000 रुपये हर साल 4 साल दे करके अपने किसी के नाम से भी, पिताजी के नाम से, मां के नाम से, किसी के भी नाम से, वो 4 साल अगर 40,000 रुपये देते हैं ABRKS को स्कॉलरशिप के रूप में, तो उनके नाम से XYZ स्कॉलरशिप विल कंटिन्यू फॉर 4 years। और 4 साल के बाद वो कंटिन्यू कर सकते हैं, डिसकंटिन्यू भी कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 4 साल देना है। और यहां पे जितने भी दिल्ली के लोग हैं सभी ये जानते हैं, लेकिन मैं ये रिपीट कर रहा हूं जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्लियरेंस। जो लोग बाहर से आए हैं वो सब अपने मूर्धन्य लोग हैं, अपने अपने क्षेत्र में सभी लीडर हैं, सब लीडरशिप रोल में हैं, वो वहां जाकर के बताएं। मुझे मेरा मतलब भतीजी का हस्बैंड है जो प्रोफेसर साहब को कहता है कि आपने दिल्ली में पैसा दे दिए, पुणे में भी था, तो यू कैन कंटिन्यू दिस एट योर ओन प्लेस, बट contribute to ABRKS whose flagship program is this scholarship, number 1, and it will continue. We had started with a very small fund, but I am a firm belief that we can go up to 50 lakh रुपये also. जैसा कि प्रोफेसर साहब ने कहा, निहार रंजन ने कहा, सभी ने अविरल प्रयास किया है। तो एक पॉइंट 40,000 रुपये 4 साल के लिए। दूसरा पॉइंट, यू कैन कंट्रीब्यूट लंप सम्प, एक बार आप दे सकते हैं। मैंने उसको अपने इसमें बोला भी था, मिनिमम अमाउंट इज 2 लाख रुपए। अगर आप 2 लाख रुपए देते हैं तो 6% के ब्याज के हिसाब से भी 18,000 रुपए हर साल उनके नाम पे, ABC जो भी नाम है उनके नाम पे हर साल वो 18,000 एक बच्चे को चिन्हित करके वो स्कॉलरशिप दिया जाएगा। ये मिनिमम अमाउंट है। वी हैव नॉट केप्ट इट 1 लाख बिकॉज 1 लाख बहुत कम होता है।
2 लाख रुपए रखा गया है, एक बार आपको देना है। आप 5 लाख भी दे सकते हैं, 10 लाख भी दे सकते हैं, वो एफडी में चला जाएगा। एबीआर केस का वो एजुकेशन फंड, स्कॉलरशिप फंड अलग है, उसको जनरल चीजों से मतलब नहीं है, उस फंड को हम एफडी में कर देंगे और उनके नाम से, एबीसी के नाम से वो स्कॉलरशिप, हम रहे या ना रहे, लेकिन ये एबीआर केस का स्कॉलरशिप रहेगा। हम लोग सब चलायमान हैं, वी आर ओनली पार्ट ऑफ द लाइफ एट प्रेजेंट, बट दिस स्कॉलरशिप विल कंटिन्यू। इट इज सो डियर एंड डियर टू यू। अभी हम लोग बता रहे थे, अभी इन्होंने एक चीज कहा कि बच्चे को फिर मतलब एग्जामिनेशन सेंटर तक नहीं ले जाया जाता है। ऐसे ऐसे लोग हैं जहां वो लोग, इट इज डिफिकल्ट फॉर देम टू गेट 2 मील्स ए डे, वैसे बच्चे हैं, एंड दे हैव स्कोर्ड 90%, दे हैव स्कोर्ड 95%। सो प्लीज रिक्वेस्ट है आप लोगों से, सभी से, पर्टिकुलरली जो बाहर से आए हैं, कि इस चीज को आप आगे बढ़ाएं, सभी को बताएं, और जो नीडी बच्चे हैं उनको हमारे पास भेजें। दोनों चीज, जो कंट्रीब्यूट करने वाले भी हों और जो नीडी बच्चे, हम चाहते हैं कि हम नीडी बच्चों तक पहुंचे। प्रोफेसर साहब को मैं बता रहा था, ये मीन्स कम मेरिट है, मतलब मेरिट का भी वेटेज है और मीन्स का भी है, जो गरीब हैं उनका भी वेटेज है। तो एक कमेटी है जो डिसाइड करती है, कमेटी का चेयरमैन बदलता रहता है, इट इज नॉट ए मोनोपोली ऑफ वन इंडिविजुअल। सो वी कंटिन्यू दिस। थैंक यू वेरी मच एंड अप्लाइज यू। थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू प्रोफेसर साहब, थैंक यू वेरी मच। सभी शिक्षाविदों का, आप लोगों ने इतने अच्छे अच्छे विचार प्रस्तुत किए और हमारी शिक्षण नीति को और शिक्षा के क्षेत्र में हम क्या क्या कर सकते हैं उसके बारे में जो अपने विचार दिए, उस सब से हम बहुत अनुग्रहित हुए। धन्यवाद।